Hello, people. I hope you're doing wonderful, wonderful, wonderful. And here we are finally on chapter number 7, section 88 to 122, Management and Administration. ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत 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 बड़ा है, लेकिन इस चैप्टर की अच्छी चीज ये है कि इस चैप्टर में कुछ भी ट्रिकी एस्पेक्ट नहीं है। जैसे हम डायरेक्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सेक्शंस आते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, हम पढ़ते हैं केएमपी तो कुछ सेक्शंस आते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, बट दिस इज अ चैप्टर जहां पे सारे ही सेक्शंस कंपैरेटिवली इजी हैं, कंपैरेटिवली इजी है। सो सेक्शन नंबर 88 टू 2022 110% लेंदी जरूर है, लेंदी जरूर है, बहुत कुछ है इसके अंदर, लेकिन कुछ बहुत ट्रिकी एस्पेक्ट्स यहां पे नहीं है, तो हम कंफर्टेबली इसको कर पाएंगे और इसको आप मल्टीपल बार रिवाइज भी कर पाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। दिस चैप्टर बेसिकली डील्स अबाउट जनरल मीटिंग एंड रिलेटेड टर्म्स, ओके, एंड आई होप you've really loved the series so far. So this session also is going to be a wonderful part of that mind-boggling series. चलिए एक और बार क्लियर करता हूं, इस सीरीज का इंटेंशन कैसा है और आपने इसको किस तरह से यूज करना है। ठीक है, आपने इसको इस तरह से यूज करना है कि जिन बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है तो आपने जो अपनी रेगुलर पढ़ाई है वो करते रहनी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि नहीं सर मैं मेरे आपके रेगुलर नोट्स वगैरह सब छोड़ के, आपकी रेगुलर पढ़ाई छोड़ के मैं यही कर लेता हूं, नहीं, दिस इज एन एक्स्ट्रा एज। ये आपको एग्जाम में वो एक्स्ट्रा एज देने के लिए है। सो दिस विल सप्लीमेंट योर एग्जिस्टिंग स्टडीज। जैसे कि मैंने पहले सेशन में बताया था कि कोई स्टूडेंट है, हम देखते ना कि ये रैंक लिख रहा है, ये 70+ लिख रहा है, तो जो एक्स्ट्रा एज चाहिए होता है वो एक्स्ट्रा एज है ये। ओके, तो कोशिश करिएगा कि इसे उसी प्रकार से आप यूज करें, बट यस इसके थ्रू आप सेक्शंस को कंफर्टेबली बैक टू बैक रिवाइज कर पाएंगे। तो वंस यू आर डन विद दिस सेशन ऑल्सो, ये लेक्चर आप बार देखें अपनी पढ़ाई के दौरान, इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन फ्यू डेज, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर को बार देखते हैं तो ये सेक्शंस आपके दिमाग में और बेटर तरीके से इम्बाइब होते हैं, एंड दैट इज द उद्देश्य, एंड आई होप वो अच्छे से पूरा हो रहा है। So now without wasting any time, let's start section number 88. ये सारे सेक्शंस जो है ना जनरल मीटिंग रिलेटेड सेक्शंस है, बहुत इजी है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, दिस चैप्टर इज द इजीएस्ट, बट ये लेंदी है थोड़ा सा, ठीक है ना, तो हिम्मत बांध के रखेंगे एंड विल रैप अप। तो आपको पेशेंस बहुत रखना होगा इसके अंदर आपका मन क्या होगा, बीच में विचलित होगा, अरे यार ना बस हो गया यार भाई, 10 सेक्शन हो गए, 15 सेक्शन हो गए, 20 सेक्शन हो गए, वो विचलित मत होने दीजिएगा, अच्छे से शांति से बैठ के रैप अप करिएगा। ओके, चलिए आई विल बी कवरिंग ऑल द सेक्शंस। 2 सेक्शन जो मैं कवर नहीं करूंगा, और वो 2 सेक्शन सर क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं, वो 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है लेकिन सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, वो 2 ऐसे सेक्शन है जो मैं आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दे दूंगा, जो इसमें वो सेक्शंस डिटेल में बताए गए। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको फिर ऐसे हम यहाँ पे क्विकली करने से बेटर है कि उसको डिटेल में रखेंगे, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट इवन प्रॉपर्ली अवेयर अबाउट दैट कंसेप्ट, और दे हैव मिसरेड दैट कंसेप्ट। तो इससे बेटर है कि आप उसको डिटेल में देखिए, तो वो 2 सेक्शन इस सीरीज में कवर नहीं होंगे, अदरवाइज सारे सेक्शंस एंड टू एंड सीरीज के अंदर कवर होने वाले हैं, यहां पे 88 से 122 के बीच में। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, फर्स्ट सेक्शन 88। ऐसा मैं आपको पहले एक डिस्क्लेमर दे दिया है कि एकदम इजी है, कोई ट्रिकी पॉइंट है तो कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा ड्राई लग सकता है, बट हिम्मत बना के रखिएगा एंड तक, बिकॉज ये आप जब खुद से भी पढ़ेंगे तो ड्राई लगेगा ना। सो रादर एक बार मेरे साथ में सब कुछ रैप अप कर लो। सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर, सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर एकदम इजी है। रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या कहता है, एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर। ठीक है भाई साहब, बहुत ही अच्छा। इसके अंदर सेपरेटली रखना होता है आपको इक्विटी और प्रेफरेंस का, मतलब एक ही रजिस्टर हो सकता है, बस में अलग अलग जगह पे इक्विटी और प्रेफरेंस की डिटेल लिखने होते हैं। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर, तो हर एक कंपनी को अपने सारे सिक्योरिटी होल्डर का, डिबेंचर होल्डर का, मेंबर्स का रजिस्टर बना के रखना है, बहुत ही बढ़िया बात है। इसमें क्या पढ़ा है मैंने, रजिस्टर शैल हैव इंडेक्स इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज 50 और मोर, इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज 50 और मोर तो रजिस्टर में इंडेक्स होना अनिवार्य है, इजी सी बात है। देन कम्स फॉरेन रजिस्टर, अगर कोई कंपनी चाहे कि इंडिया के बाहर यार इस कंट्री में मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो वहां पर भी एक फॉरेन रजिस्टर रख सकती है फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर इन दैट, फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर आउटसाइड इंडिया। तो रजिस्टर ऑफ मेंबर आउटसाइड इंडिया के लिए भी एक सेपरेट रजिस्टर रखा जा सकता है आउटसाइड इंडिया, एंड दैट इज नोन एज फॉरेन रजिस्टर। द नॉमेनक्लेचर इटसेल्फ सेज दैट ना, फॉरेन रजिस्टर, कंपनी में कीप एनी रजिस्टर इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉर सिक्योरिटी होल्डर्स रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया इफ ऑथराइज्ड बाय एओए। तो कंपनी चाहे तो इंडिया के बाहर भी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर रख सकती है फॉर मेंबर्स आउटसाइड इंडिया। इजी, बहुत ही बढ़िया। मैंने क्या पढ़ा है, कुछ भी नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे भाई साहब यही तो ब्यूटी है इसका, इट इज वेरी इजी। सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो जितनी भी कंपनीज है उनको रजिस्टर ऑफ मेंबर रखना है, इक्विटी और प्रेफरेंस का सेपरेटली, मतलब एक ही रजिस्टर में सेपरेट जगह पे आप रख सकते हो। देन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर, वेरी गुड। इंडेक्स रखना है अगर 50 से ज्यादा हमारे सिक्योरिटी होल्डर है, मेंबर्स हैं, तो इंडेक्स समझते हैं ना आप, जैसे कि बुक के पहले इंडेक्स होता है, तो पूरा रजिस्टर ऑफ मेंबर के पहले इंडेक्स होना चाहिए। उसके बाद में आता है हमारा फॉरेन रजिस्टर के बारे में, और सेक्शन 88 खत्म हो जाता है। बहुत ज्यादा आसान।
फिर आता है सेक्शन 80 और 90, ये दो सेक्शन जिनकी मैंने आपको बात की, डिस्कस्ड इन स्ट्रेच इन द वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैंने नीचे दे रखा है, आप जब समय आपको परमिट करता है वो आप देख सकते हैं, दैट इज अ पब्लिक वीडियो। ओके, सो डोंट गो देयर टू वॉच इट राइट नाउ, दैट्स इन डिटेल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनरशिप। 88, 89, 90, 91 पे आता हूं मैं, पार टू क्लोज रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी। तो हमारा कोई भी रजिस्टर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर या एनी अदर रजिस्टर, उसको हम क्लोज कर सकते हैं। क्लोज क्यों करते हैं? फिर रिमेंबर द कांसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड डेट। हमें एक डेट सेट करनी पड़ती है, हमें एक डेट सेट करनी होती है ऑन विच डेट इफ एनी पर्सन इज होल्डिंग द शेयर्स द पर्सन गेट्स ऑल द डिविडेंड बोनस इशू राइट इशू। तो उस रिकॉर्ड डेट के पहले बुक को क्लोज किया जाता है। तो इसको लेके सिंपल सा प्रोविजन है कि व्हेनेवर अ कंपनी वांट्स टू क्लोज द बुक, सेक्शन 91 सेज अ कंपनी कैन क्लोज द बुक्स। दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला कितने समय के लिए बुक क्लोज कर सकते हैं और दूसरा कितने समय का आपको नोटिस देना है। पहली चीज, बुक कैन बी क्लोज फॉर मैक्सिमम 30 डेज एट वंस एंड 45 डेज इन अ ईयर। तो बुक को आप क्लोज कर सकते हो मैक्सिमम 45 डेज इन अ ईयर, एक साल में 45 डेज के लिए बुक को क्लोज कर सकते हो, और एट अ टाइम 30 डेज के लिए बुक्स को क्लोज कर सकते हो। ओके, इसके लिए आपको नोटिस देना मैंडेटरी है, 7 डेज एडवांस नोटिस के। जब भी आप बुक क्लोज करने वाले हो उसके 7 दिन पहले आपने इंफॉर्म करना जरूरी है सारे शेयर होल्डर्स को। क्लियर, इजी, दो ही चीजें। पहली चीज, company can close the register of member or others register for maximum 30 days at once and 45 days in aggregate in a year. So 30 days at once and 45 days in aggregate in a year. An advance notice of 7 days is required to be given. That is all about section 91. सर बहुत आसान है ये तो, बिल्कुल मैंने कहा था, बस आपके पेशेंस की जरूरत है। तो 88 पढ़ा, फिर सीधे 91 पे आए। 91 talks about closing of register of member, 88 talks about register of member, 91 talks about closing of register of members or other register. Brilliant. 92 आता है आपका एनुअल रिटर्न। 92 आता है आपका एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न के बारे में कुछ बेसिक चीजें समझो सबसे पहले कि एनुअल रिटर्न होता क्या है। कंपनी हैज टू सबमिट अ रिटर्न टू आरओसी व्हिच विल इंक्लूड ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। कंपनी हैज टू सबमिट अ रिटर्न टू आरओसी विद इन 60 डेज फ्रॉम एजीएम और द लास्ट डे टू कंडक्ट एजीएम। अगर एजीएम नहीं हुई तो, अगर हमारी एजीएम हो गई तो एजीएम से 60 डेज में एनुअल रिटर्न शुड गो टू आरओसी। अगर एजीएम नहीं हुई तो लास्ट डेट टू कंडक्ट एजीएम से 60 डेज में एनुअल रिटर्न शुड गो टू आरओसी। इट शुड कंटेन डिटेल्स लाइक रजिस्टर ऑफिस, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। एनुअल रिटर्न हमारी कंपनी का पूरा आइडिया देगा। तो हमारी कंपनी के रजिस्टर ऑफिस कहां है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी, एसोसिएट सब हो गया। हमारी कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इसके पूरी डिटेल्स। प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी कौन है, इसके डिटेल्स। मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, कमेटी मीटिंग इस साल में कहां हुई, उसके डिटेल्स। डिटेल्स ऑफ मेंबर एंड डिबेंचर होल्डर, पूरे मेंबर और डिबेंचर होल्डर के डिटेल्स। रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, केएमपी का नाम है, उनका रेम्यूनरेशन। पेनल्टी इंपोज ऑन द कंपनी और डायरेक्टर के। इस पूरे साल में हमारे कंपनी डायरेक्टर्स पे कोई पेनल्टी इंपोज हुई है क्या? अरे जैसे कि हमारा ईयर होता था स्कूल के अंदर, जैसे ईयर कंप्लीट होता था हमारी एक मार्कशीट, एक रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स को दी जाती थी। उसमें मार्क्स तो लिखे ही होते थे, साथ में को करिकुलर्स की चीजें होती थी, अटेंडेंस, सब कुछ होता था। तो हमारी साल भर के बारे में होता था। उसी प्रकार से एक एनुअल रिटर्न जो है, एनुअल रिटर्न जो है वो कंपनी को आरओसी को देना होता है। एक एनुअल रिटर्न कि साल भर में कोई हमें पेनल्टी हुई है कि हमने कितनी मीटिंग की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, अभी हमारी कंपनी का रजिस्टर होल्डिंग एसोसिएट्स क्या है, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपीस के नाम, हमारे सारे मेंबर्स की डिटेल, रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपी, ये सारी चीजें आपने उस एनुअल रिटर्न में भर के और आरओसी को देनी है। सो कंपनी को विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम और द लास्ट डेट ऑन व्हिच एजीएम मस्ट हैव बीन हेल्ड, अगर एजीएम नहीं हुई है तो वी हैव टू गिव द एनुअल रिटर्न टू आरओसी। इजी। नाउ दिस हैज टू बी ऑल्सो प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। ये आपको वेबसाइट पे भी रखनी है। एनुअल रिटर्न हर एक शेयर होल्डर को देना नहीं है, ठीक है, ये आपको अपने वेबसाइट पे अपलोड कर देना है। और इसका लिंक समझते ना, इसका वेब लिंक जो है ना, वो लिंक अपनी बोर्ड रिपोर्ट में हो जाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर बोर्ड रिपोर्ट से इसको देखना चाहे तो क्लिक करके चला जाए। क्लियर है? सो टू बी प्लेस्ड ऑन वेबसाइट ऑफ द कंपनी, वेब लिंक हैज टू बी बोर्ड रिपोर्ट। आजकल सब कुछ मेल पे भेजते हैं तो क्लिक से वो चला जाएगा। टू बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, द वेब लिंक हैज टू बी इन द बोर्ड रिपोर्ट। इट हैज टू बी साइंड बाय, ये शांति समझ लो, ये याद होना चाहिए आपको कि एनुअल रिटर्न को किसने साइन करना है। सेक्शन 92 टॉक्स अबाउट एनुअल रिटर्न। इट सेज एनुअल रिटर्न हैज टू बी साइंड बाय डायरेक्टर एंड सीएस, डायरेक्टर एंड सीएस, और अगर सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस। आपकी कंपनी के डायरेक्टर ने साइन करना है और आपकी कंपनी के सीएस ने साइन करना है। अगर हमारी कंपनी में सीएस नहीं है तो सीएस इन प्रैक्टिस साइन करेगा, बाहर से सीएस इन प्रैक्टिस से साइन कराओ। सो डायरेक्टर एंड द सीएस ऑफ द कंपनी, इफ कंपनी डज नॉट हैव अ सीएस देन सीएस इन प्रैक्टिस। ओके, फॉर स्मॉल कंपनी ओपीसी इट हैज टू बी साइंड बाय कंपनी सीएस, ठीक है, एंड कंपनी में सीएस नहीं है तो यहां पे कंपनी डायरेक्टर, खत्म। यहां पे आपको प्रैक्टिसिंग सीएस में जाने की आवश्यकता नहीं है, एकदम इजी। वापस बोलता हूं, इट हैज टू बी साइंड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज वेल एज कंपनी सीएस। अगर कंपनी सीएस नहीं है तो देन प्रैक्टिसिंग सीएस। तो अगर नॉर्मल कंपनी तो उसमें डायरेक्टर और सीएस का साइन चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर ओपीसी स्मॉल कंपनी है तो वहां पे आपने सीएस का साइन कराना है कंपनी का। सर हमारी कंपनी में सीएस नहीं है तो कंपनी के किसी भी डायरेक्टर का साइन करा लो, दैट्स इट।
सो एनुअल रिटर्न सेक्शन नंबर 92, आपको याद होना चाहिए कि एनुअल रिटर्न हैज टू बी साइन बाय हूं. Easy to go, easy peasy. That is section number 2, section number 92 annual return. तो easy चल रहा है अभी तक. Section 88 पर register of member, 89 90 significant beneficial owner related section है, 91 closing of register of member, 92 annual return. जनरली रिटर्न वगैरह का जो प्रोविजन होते हैं वो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आते, बट फिर भी ठीक है. 93 हैज बीन ओमिटेड. ठीक है, सो रिटर्न टू बी फाइल विद आरओसी इन केस प्रमोटर स्टेक चेंज, तो ये ओमिट हो चुका है. 93 हैज बीन ओमिटेड. बहुत ही खुशी हुई ना आपको, बहुत बढ़िया. 94 100% फोकस मेरे साथ. प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर रिटर्न. अभी तक रजिस्टर के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना. तो 88 से शुरू किया था रजिस्टर ऑफ मेंबर से, तो रजिस्टर के पीछे पड़े हुए अभी तक. 89 90 गया सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के रजिस्टर की बात, फिर 91 क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर की बात, 92 एनुअल रिटर्न की बात, और 93 वापस आ गया प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर, कि रजिस्टर वगैरह जो है उसकी कहां पे रखना है, उसका इंस्पेक्शन कैसे हो सकता है. देखो अभी तक हम दो चीजें पढ़ चुके हैं. सेक्शन 88 के अंदर रजिस्टर पढ़ लिया और सेक्शन 92 के अंदर एनुअल रिटर्न पढ़ लिया. सेक्शन 88 के अंदर रजिस्टर पढ़ लिया एंड सेक्शन 92 के अंदर एनुअल रिटर्न पढ़ लिया. सो प्लेस ऑफ कीपिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर एंड एनुअल रिटर्न, राइट. तो ये इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं. रजिस्टर अंडर 88 एंड एनुअल रिटर्न अंडर 92 हैज टू बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी. हैज टू बी केप्ट एट रजिस्टर, बहुत इजी है. हैज टू बी केप्ट एट रजिस्टर ऑफ द कंपनी. तो भाई साहब सेक्शन 88 पढ़ा, उसमें जो हमने रजिस्टर मेंटेन किए, डिबेंचर होल्डर, मेंबर, इन सब के ये सारे रजिस्टर, और 92 में जो एनुअल रिटर्न बनाया है, ये दोनों हमें कहां रखना है ये बताता है 94. ये बताता है 94, ठीक है, बहुत ही बढ़िया. तो 94 ने कहा इसको कहां रखो, रजिस्टर ऑफ मेंबर में. सेकंड, इट शैल बी केप्ट एट एनी अदर प्लेस इन इंडिया वेयर मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स डिसाइड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. आप इसको नॉर्मली रजिस्टर ऑफिस पे रख दो. आपको मस्ती है कि नहीं इसको हमें इंडिया में कहीं और रखना है, तो भी आप रख सकते हो ऐसी जगह पे जहां पे हमारी कंपनी के 1/10 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स रिसाइड करते हैं. हमारी कंपनी के टोटल शेयर होल्डर्स हैं 1,10,000 शेयर होल्डर्स जहां पे रिसाइड करते हैं, 10,000 या उससे ज्यादा शेयर होल्डर्स जहां पे रिसाइड करते हैं, वहां पे आप चाहें तो रजिस्टर ऑफ मेंबर रख सकते हैं या एनुअल रिटर्न रख सकते हैं आफ्टर पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. तो अगर आपको जगह चेंज करनी है तो सिर्फ ऐसी जगह पे चेंज कर सकते हो जहां पे एटलीस्ट 10% शेयर होल्डर रहते हैं, और वो भी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. तो इजी कि भाई साहब सेक्शन 94 बोलता है कि 88 और 92 में जो आपके बुक्स और रिटर्न बने हैं वो आप रजिस्टर ऑफिस पे रखो, या आप कहीं और भी रख सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. कहीं और मतलब सिर्फ एक ऐसी जगह पे जहां पे हमारे कंपनी के 10% शेयर होल्डर्स रहते हैं. ओके, क्या ये जो रजिस्टर और एनुअल रिटर्न उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं? देखो 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 क्या लिख दिया मैंने. इंस्पेक्शन कैन बी, इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय मेंबर, डिबेंचर होल्डर, शेयर और सिक्योरिटी होल्डर. कोई भी कंपनी का मेंबर, डिबेंचर होल्डर, कोई भी सिक्योरिटी होल्डर आके इसको इंस्पेक्ट कर सकता है फॉर फ्री. लेकिन अगर कोई और व्यक्ति अदर आके इंस्पेक्ट करना चाहता है तो उससे फी ली जाएगी. इट विल नॉट बी फ्री. समझ में आ रहा है? तो भाई साहब सिंपल है कि 94 कहता है कि 88 में जो रजिस्टर मेंटेन किया, 92 में जो एनुअल रिटर्न मेंटेन किया, इन सबको आपको रजिस्टर ऑफिस पे रखना है, फिर आप कहीं और भी रख सकते हो बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. इट कैन बी इंस्पेक्टेड बाय आवर मेंबर, डिबेंचर होल्डर और एनी सिक्योरिटी होल्डर फॉर फ्री, बट इफ एट ऑल एनीवन एल्स वांट टू इंस्पेक्ट इट, ही विल हैव टू पे द रिक्वायर्ड रिक्विजिट चार्जेस. बहुत बढ़िया. तो 94 बात करता है कि रजिस्टर रिटर्न कहां पे रखना है और उसका इंस्पेक्शन कैसे हो सकता है. और फिर भी अभी तक रजिस्टर पीछा नहीं छोड़ रहा है. रजिस्टर एक्सेट्रा टू बी एविडेंस 95 ये कहता है कि जो भी आपके रजिस्टर्स है ना, रजिस्टर ऑफ मेंबर वगैरह, देखो देखो किनकी बात कर रहा है. रजिस्टर अंडर 88 एंड एनुअल रिटर्न अंडर 92. तो रजिस्टर अंडर 88 और एनुअल रिटर्न अंडर 92. तो 94 95 सब सप्लीमेंट्री प्रोविजन चल रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या आपको? सो रजिस्टर मेंटेन अंडर 88, register maintained under 88 and annual return under 92 and annual return under 92 shall be prima facie evidence of its content. मतलब उसमें जो लिखा है उसको प्राइमा फेसी एविडेंस उस चीज का माना जाएगा. तो अगर मान लो एक व्यक्ति का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में है तो हिज प्राइमा फेसी ही हैज द टाइटल टू द शेयर्स. प्राइमा फेसी इज द ओनर ऑफ द शेयर्स. आर बी अंडरस्टैंडिंग? तो ये क्या कह रहे हैं, सेक्शन 95 रजिस्टर एक्सेट्रा टू बी दी एविडेंस, कि जो आपका रजिस्टर 88 में आपने पढ़ा, जो आपने एनुअल रिटर्न 92 में पढ़ा, दीज आर गोइंग टू बी दी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट. उसमें लिखा है कि ये व्यक्ति शेयर होल्डर है, उसमें लिखता है ये व्यक्ति केएमपी है, इसका रेम्यूनरेशन है, तो उन सब चीजों का प्राइमा फेसी एविडेंस है. उन सब चीजों का प्राइमा फेसी एविडेंस है. सेक्शन 95 रजिस्टर एक्सेट्रा टू बी एविडेंस, रजिस्टर अंडर 88 एंड एनुअल रिटर्न अंडर 92 शैल बी द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट. तो भी सपोर्टिंग प्रोविजन चल रहा है रजिस्टर का. आगे देखते हैं. अब यहां पे आपका रजिस्टर पीछे छोड़ा और मैं एजीएम पढ़ाने वाला हूं, बट मैं यहां पे रुकूंगा 1 मिनट के लिए. 95 तक जो सेक्शंस चल रहे हैं ना, दे आर ऑल रिलेटेड टू रजिस्टर्स. तो सबसे पहले आप समझो ये जो पूरी सेक्शन सीरीज है उसमें 95 तक के सेक्शंस पूरे रजिस्टर रिलेटेड है. पूरे रजिस्टर रिलेटेड. देखो काम के सेक्शन कौन से होगा इसमें. 88 कहता है रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करो. उसके बाद में 89 और 90 टॉक्स अबाउट सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर.
ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम 91 पे। 91 टॉक्स अबाउट क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। 92 टॉक्स अबाउट व्हाट, एनुअल रिटर्न। 93 भाई साहब ये तो ओमिट ही हो चुका है। फिर आता है 94। 94 इन दोनों की बात करता है। 94 इन दोनों की बात करता है कि 88 में जो रजिस्टर मेंटेन किया और 92 में जो रजिस्टर मेंटेन किया है, 88 और 92 में जो रजिस्टर मेंटेन किया उसको आप कहां पे रख सकते हैं, ये बात करता है 94। तो 94 प्रैक्टिकली 88 और 92 का रजिस्टर कहां रख सकते हैं ये बात करता है। सुनना मेरी बात को। उसके बाद में आता है 95। उसके बाद में आता है आपका 95। 95 यही कहता है कि 88 और 92 में जो आपने रजिस्टर और रिटर्न मेंटेन किए, 88 और 92 में जो आपने रजिस्टर रिटर्न मेंटेन किए, दे शैल बी प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट। तो डोंट यू थिंक तब रजिस्टर रिटर्न रिलेटेड ही है। और इसमें सबसे की दो सेक्शंस कौन से हैं, की सबसे इंपॉर्टेंट दो सेक्शंस कौन से हैं, गधों मुझे बताना पड़ेगा क्या। 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड 92 एनुअल रिटर्न। समझ में आ रहा है, ये सब उसी को तो जोड़ रहे हैं। 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर, 89 90 ये बात हो गई सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की। उसके बाद 91 91 बात करता है क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर, कि वो भाई साहब एट अ टाइम 30 डेज के लिए हो सकता है और इन अ ईयर 45 डेज के लिए हो सकता है, उसके लिए 7 डेज एडवांस नोटिस भी देना पड़ेगा। दैट इज 91 क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर। फिर आता है 92 एनुअल रिटर्न। तो भाई 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर, 92 एनुअल रिटर्न, वेरी गुड। 93 तो ओमिट हो चुका है, अब वो सेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर आता है 94 95, ये दोनों सप्लीमेंट्री प्रोविजन है फॉर 88 एंड 92। तो 94 95 आर नथिंग बट सप्लीमेंट्री प्रोविजन फॉर 88 92। 94 कहता है कि 88 और 92 में जो भी रजिस्टर और रिकॉर्ड्स बने, रिटर्न्स बने ना, उसको आप रजिस्टर ऑफिस पे रख सकते हो, कहीं और भी रख सकते हो। पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, उसका इंस्पेक्शन करेगा मेंबर, डिबेंचर होल्डर वगैरह फॉर फ्री और एनी अदर पर्सन बाय चार्जिंग बाय पेइंग द रिक्वेस्टेड फी। बहुत ही बढ़िया। फिर आता है 95 कहता है कि 88 और 92 में आपने जो भी रजिस्टर रिटर्न मेंटेन किए हैं, दे शैल बी द प्राइमा फेसी एविडेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग गधो? मैं ही 1.5 पे पढ़ा रहा हूं तो आपने 1.5 करने की कोशिश नहीं करनी कभी। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो ये सारे सेक्शंस यहां पे होते हैं ये सब रजिस्टर रिलेटेड सेक्शंस है। अच्छे से दिमाग में 88 और 92 दिमाग में बैठे होने चाहिए, ठीक है। बहुत लंबा सेक्शन सीरीज है, आगे जाना है। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एजीएम वाला पार्ट। सुनना मेरी बात को अच्छे से। ये है पहला पूरा विच रिलेट्स टू रजिस्टर, जिसमें 88 और 92 जो है ना वो सबसे की सेक्शंस हैं। अब यहां से आप चलोगे ना, नेक्स्ट सेक्शन 96 से लेके 100, ये पूरे एजीएम ईजीएम वाले सेक्शंस हैं। एजीएम ईजीएम वाले सेक्शंस हैं 96 से 100। तो 96 से 100 ये 5 सेक्शन है, ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। चलो यार, विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हिट इट। बहुत इजी जाएगा आपको, ये मेरा वादा है। चलो, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, बेसिक्स मुझे यहां पे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सीधा पॉइंट पे, टाइम पीरियड टू होल्ड एजीएम, के एजीएम कब तक करनी होती है, फोकस करेंगे बहुत आराम से। टाइम पीरियड टू होल्ड एजीएम, फर्स्ट एजीएम, कंपनी की जो पहली जनरल मीटिंग है, इट हैज टू बी कंडक्टेड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड इट हैज टू बी कंडक्टेड विद इन 9 मंथ्स, कि भाई साहब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, वहां से 9 मंथ्स के अंदर आपकी पहली एजीएम हो जानी चाहिए। देयर इज नो एक्सटेंशन अलाउड, देयर इज जस्ट वन कंडीशन फॉर द फर्स्ट एजीएम, कि ईयर एंड से 9 मंथ्स के अंदर हो जानी चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं है। एक ही कंडीशन है, ईयर एंड से 9 मंथ्स में हो जानी चाहिए। इसमें आरओसी आपको एक्सटेंशन नहीं देगा। फर्स्ट एजीएम सर, सब्सीक्वेंट सारी एजीएम आगे की आपकी लाइफ की जितनी भी एनुअल जनरल मीटिंग आती है, उसमें 3 कंडीशन आती है। यू हैव टू कंप्लाई विद 3 कंडीशंस। You have to comply with these 3 conditions। क्या है? पहला, 1 AGM in each year, हर साल में एक एजीएम होनी चाहिए। ये आपका ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे अप्लाई नहीं करेगी, बिकॉज फर्स्ट एजीएम पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जरूरत नहीं है। उसके बाद से हर ईयर में एक एजीएम होना मैंडेटरी है। सो एवरी ईयर में एक एजीएम। सेकेंड, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। एजीएम होनी चाहिए विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फर्स्ट एजीएम में 9 मंथ्स है, यहां पर 6 मंथ्स है। एंड थर्ड, गैप बिटवीन 2 एजीएम कैन नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। समझो अच्छे से। सब्सीक्वेंटली आपकी फर्स्ट एजीएम तो इट हैज टू बी कंडक्टेड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, इजी। Subsequently, all the AGMs should comply with these 3 conditions. Subsequently, all the AGMs should comply with these 3 conditions. What are the 3 conditions? Understand very carefully. The 3 conditions are, पहला, 1 AGM in each year. 1 AGM in each year हो गया. Second condition, it has to be conducted, AGM must have been conducted within 6 months from the end of the year. Within 6 months from the end of the year. तो हमारा year end हो गया 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर एंड के पहले AGM हो जानी चाहिए। एंड थर्ड, द मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 AGM कैन बी 15 मंथ्स। तो पिछला जो AGM हुआ था पिछले ईयर का, उससे हम कंपेयर करेंगे 15 मंथ्स के अंदर इस साल का AGM हो जाना चाहिए।
So these are the three conditions which has to be complied for every AGM every year. ठीक है, आपको सब्सिक्वेंटली समझ रहा होगा, फर्स्ट एजीएम के लिए एक ही कंडीशन है, उसके बाद लाइफ लॉन्ग 3 कंडीशन कंप्लाई करनी। यहां पे अगर आप एजीएम टाइम पे नहीं करा पाते तो आरओसी आपको एक्सटेंशन दे सकता है फॉर 3 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स। आरओसी कैन गिव एक्सटेंशन फॉर अप टू 3 मंथ्स। तो ये हो गया सबसे पहला आपका टाइम पीरियड फॉर कंडक्टिंग एजीएम। इजी है, फर्स्ट एजीएम में एक ही कंडीशन है, 9 मंथ्स में हो जाना चाहिए। सब्सिक्वेंटली एजीएम में 3 कंडीशन है, हर साल में एक, 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर में हो जानी चाहिए, एंड मैक्सिमम गैप बिटवीन टू एजीएम कुड बी 15 months। एन एक्सटेंशन मिल सकता है फॉर 3 months, फर्स्ट एजीएम एक्सटेंशन नहीं मिल सकता। फिर आता है टाइम, प्लेस एंड डे फॉर एजीएम, कि आखिर कब एजीएम हो सकती है। टाइम, प्लेस एंड डे। टाइम, इट हैज टू बिटवीन बिजनेस आवर्स। एजीएम आप रात को 1-2 बजे नहीं कर सकते। हाँ, बोर्ड मीटिंग कर सकते हो। बोर्ड मीटिंग के सेक्शन जो हमने पढ़े थे वहां पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो बोर्ड मीटिंग आप जब चाहो तब कर सकते हो, क्लियर है। लेकिन एजीएम जो है वो आपको बिजनेस आवर्स में ही करनी होगी। नेक्स्ट, प्लेस, इट हैज टू बी कंडक्टेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी, विलेज और टाउन। तो या तो आप अपना जो कंपनी का एजीएम है वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे करो, आपको लगता है हमारे शेड्यूल्स बहुत ज्यादा है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं कर पाएंगे, तो एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी, विलेज और टाउन। जैसे कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस पुणे में है तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे करेंगे, नहीं तो पुणे में कहीं भी कर सकते हैं। सर क्या हम और बाहर जाके कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको सारे मेंबर्स का परमिशन चाहिए। अगर आप अपनी सिटी से बाहर करना चाहते हैं तो आपको यूनानिमसली सारे मेंबर्स का परमिशन चाहिए, विच इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। प्राइवेट कंपनी वगैरह कर सकती है, पब्लिक के लिए तो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है। ठीक है, तो एकदम सिंपल बात करता हूं। अगर मैं बात कर रहा हूं आपका टाइम, प्लेस एंड डे ऑफ एजीएम, टाइम बिजनेस आवर्स, प्लेस एट रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, विलेज और टाउन, एंड लास्ट इज डे, एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे, एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलिडे। तो इट्स वेरी इजी। ये हो गया आपका सेक्शन 96 की 2 चीजें। सेक्शन 96 की पहली चीज क्या थी? टाइम पीरियड विद इन द एजीएम मस्ट हैव बीन टेकिंग प्लेस। सेकंड इज टाइम, प्लेस एंड डे। नेक्स्ट सेक्शन 97। ओके, 96 हो गया, फोकस करना अच्छे से। 96 हो चुका है आपका। 96 टॉक्स अबाउट एजीएम। 2 चीजें उसने बता दी कि टाइम पीरियड विद इन विच एजीएम मस्ट हैव बीन हेल्ड एंड टाइम, प्लेस एंड डे ऑफ कंडक्टिंग एजीएम। फिर आता है 97, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, दिस इज ओनली फॉर एजीएम। कि कभी अगर मान लीजिए कंपनी एजीएम नहीं कर पाई है तो ट्रिब्यूनल हैज अ पावर टू कॉल एजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग की ही बात कर रहा हूं। आप सबको बेसिक्स में पता है कि हर साल में एक मीटिंग करना मैंडेटरी होता है, दैट इज नोन एज एजीएम। उसके अलावा अगर आप एजीएम, अगर उसके अलावा जनरल मीटिंग करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज ईजीएम। तो उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द वन इफ यू वांट टू कंडक्ट, दैट इज नोन एज ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यहां पे हम एजीएम की बात करें, सेक्शन 97। 96 टॉक्स अबाउट एजीएम, 97 talks about tribunal's power to call AGM. 96 talks about AGM in general, 97 talks about tribunal's power to call AGM. देखते हैं क्या लिखा है। If default is made in holding AGM under section 96, अगर 96 में AGM होल्ड करने में डिफॉल्ट किया है, अगर 96 में AGM होल्ड करने में डिफॉल्ट किया है, then on application of any member, ट्रिब्यूनल कैन डायरेक्ट द कॉलिंग ऑफ एजीएम। बस इतना से पढ़ना है अभी के लिए, समझो क्या हो गया। 97 कहता है इफ द कंपनी इज नॉट कंडक्टेड एजीएम एज पर 96, जो हमने टाइम पीरियड दिया विद इन 6 मंथ्स में नहीं करा, आपने कोई भी नहीं कर पाए, एनी मेंबर कैन गिव एन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल एंड ट्रिब्यूनल कैन पास एन ऑर्डर टू कॉल एजीएम। अब सुनना, एंड ऑल्सो गिव, ट्रिब्यूनल कैन ऑल्सो गिव सच एंसिलरी डायरेक्शन like even one member present in person or by proxy shall be deemed to constitute quorum। अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि क्या कभी सिंगल पर्सन से जनरल मीटिंग स्टार्ट हो सकती है, तो ये उसका बेहतरीन एग्जांपल है कि सिर्फ तब जब ट्रिब्यूनल ने मीटिंग ऑर्डर की है। बिकॉज जब ट्रिब्यूनल मीटिंग ऑर्डर करता है, ट्रिब्यूनल हैज द राइट टू पास सम एंसिलरी ऑर्डर, और जब वो एंसिलरी ऑर्डर पास कर सकता है, वो करता है, तब वो कंपनी से के प्रोविजन को साइड में रख के कर सकता है। सो जब ट्रिब्यूनल, ध्यान से सुनिएगा, जब ट्रिब्यूनल जनरल मीटिंग ऑर्डर करता है, ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर एजीएम अंडर 97, ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर ईजीएम अंडर 98। मैं बताऊंगा अभी। तो 97 एंड 98 में कभी भी अगर ट्रिब्यूनल मीटिंग ऑर्डर कर रहा है तो ट्रिब्यूनल हैज अ राइट टू पास एंसिलरी ऑर्डर्स। ट्रिब्यूनल हैज अ राइट टू पास एंसिलरी ऑर्डर्स। एंसिलरी मतलब साथ में मीटिंग कंडक्ट कैसे करोगे, और वहां पे एक राइट है ट्रिब्यूनल के पास दैट ही कैन से इवन वन पर्सन विल कॉन्स्टिट्यूट कोरम। आगे बढ़ो। एंड दैट 2 पर्सन प्रेजेंट इन प्रॉक्सी। जनरली प्रॉक्सी को कोरम के लिए काउंट नहीं करते, और कभी भी कोरम के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए, कम से कम 2 लोग चाहिए। बट ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर कर सकता है कि एक व्यक्ति, उसको भी कोरम मान के मीटिंग चालू कर दो, और दूसरी चीज कि भाई साहब वो खुद प्रॉक्सी भी हुआ तो भी चलेगा। सो ट्रिब्यूनल के पास राइट है ये कि जब वो मीटिंग ऑर्डर करेगा तो वो ऐसे कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स पास कर सकता है। 97 टॉक्स अबाउट पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम, कि अगर 96 के अंदर एजीएम नहीं हुई है टाइम पे, तो ट्रिब्यूनल के पास पावर है कि वो एजीएम कंडक्ट कर सकता है। 97 के साथ में चिपका के उन्होंने 98 दे दिया है,
पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, कहने का मतलब है एजीएम के अलावा। देखो क्या लिखा है, फॉर अदर मीटिंग्स। तो अगर ट्रिब्यूनल को एजीएम बुलानी है तो वो 97 में बुलाता है, और ट्रिब्यूनल को अगर ईजीएम या कोई और मीटिंग बुलानी है तो वो 98 में बुलाता है। ये आपने पढ़ा हुआ सेक्शन होगा ईजीएम के अंदर। क्या लिखा है देखो सुनना, इफ इट इज impracticable टू कंडक्ट एनी मीटिंग अदर देन एजीएम, बिकॉज एजीएम की बात होगी तो वो 97 में जाएगा। 98 में कब आता है कि अगर इट इज impracticable टू कंडक्ट एनी मीटिंग, जनरली ईजीएम के लिए होता है। ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर टू कंडक्ट द मीटिंग इधर सुओ मोटो, ट्रिब्यूनल खुद से, और ऑन एप्लीकेशन बाय डायरेक्टर और मेंबर। डायरेक्टर या मेंबर की एप्लीकेशन पे ट्रिब्यूनल जो है ना वो ऑर्डर करता है, एंड कैन ऑल्सो गिव एंसिलरी डायरेक्शन लाइक 97। यहां पे आप कह दोगे अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग पढ़ते हैं तो उसमें होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय ट्रिब्यूनल, वो यही होता है 98। तो 97 और 98 टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल्स पावर टू कॉल जनरल मीटिंग, बट 97 टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल्स पावर टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, 98 टॉक्स अबाउट ट्रिब्यूनल्स पावर टू कॉल एनी अदर मीटिंग, जो कि जनरली ईजीएम के लिए होता है। तो यहां पे क्या, अगर कभी इम्प्रैक्टिकेबल है, हो ही नहीं रहा भाई साहब, मीटिंग हो ही नहीं पा रही है, तो हमारा डायरेक्टर या मेंबर एप्लीकेशन दे सकता है ट्रिब्यूनल को, या फिर ट्रिब्यूनल को सुओ मोटो भी लग सकता है, तो वो ऑर्डर पास करके मीटिंग कंडक्ट करवा सकता है। 97 talks about tribunal's power to call AGM, 98 talks about tribunal's power to call any other meeting, generally EGM। ध्यान रहेगा, इसमें ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा ट्रिब्यूनल का पावर होता है टू गिव एंसिलरी डायरेक्शन, एंड सबसे बड़ा एग्जांपल दे रखा है एक्ट ने खुद ने कि वो ये भी बोल सकता है कि इवन 1% विल कॉन्स्टिट्यूट कोरम एंड इवन प्रॉक्सी विल बी काउंटेड फॉर कोरम। ये ट्रिब्यूनल कह सकता है अगर वो 97 और 98 के अंदर मीटिंग बुला रहा है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। 97 tribunals power to call AGM, 98 tribunals power to call other meeting, generally EGM। ओके, तो हमने 96 पढ़ा था AGM, उसके 97 98 ट्रिब्यूनल्स पा रहा है। अब आता हूं मैं 98 के पास, 99 पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट अंडर 96 to 98। ये 96 97 98 96 97 98 अगर ये आपने डिफॉल्ट किया तो, क्योंकि ये तो मैंडेटरी प्रोविजन है ना, क्या एजीएम तो हर कंपनी को हर साल करनी है, तो अगर आपने डिफॉल्ट किया 96 97 98 में तो क्या होगा, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी फाइंड अप टू 1 लाख, उनके ऊपर 1 लाख तक का फाइन लगाया जाएगा, एंड फॉर कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट 5000 पर डे का और फाइन लगाया जाएगा। सिंपल इजी कि भाई साहब अगर 96 97 98 इन तीनों में कहीं पे भी आपने वायलेशन किया तो एवरी कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल बी फाइंड अप टू 1 लाख रुपीस एंड कंटिन्यूइंग के लिए 5000 पर डे। ठीक है, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे पता है, आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें 100। सुनना, सेकंड सीरीज जो इस एक ही बड़ा सा चैप्टर है उसमें 96 97 98 99 एंड 100 है। 100 इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद क्या करेंगे हम, मीटिंग के प्रोविजन पे आ जाएंगे, प्रॉक्सी कौन, कोरम कौन, चेयरमैन कौन, ऐसे कहानी बढ़ने लग जाती है। तो ये सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 100 कॉलिंग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम कैन बी कॉल्ड ईदर बाय बोर्ड सुओ मोटो, कंपनी के डायरेक्टर्स को लगता है कि नहीं यार ये जरूरी है, 2 एजीएम के बीच में अगर आपको एक और जनरल मीटिंग करनी, देखो एजीएम तो हर ईयर के एंड में होती है, एनुअल जनरल मीटिंग हैपेंस एवरी टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर इसके बीच में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है जिसके लिए कंपनीज एक्ट ऑर्डर या स्पेशल रेजोल्यूशन कहता है, तो व्हाट इज डन, वी कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, दैट्स इजी, वी कॉल एन ईजीएम। सो व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर कॉलिंग ईजीएम। ईजीएम किस किस प्रकार से हो सकता है, ईजीएम 4 तरह से हो सकता है, इन दीज 4 वेज ईजीएम कुड बी कॉल्ड। पहला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बाय बोर्ड सुओ मोटो, डायरेक्टर्स को लगता है कि नहीं यार ये मर्जर अमालगमेशन को डिसीजन लेना है, उसके लिए जनरल मीटिंग करना होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सो बोर्ड कैन सुओ मोटो कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, एंड यहां पे सरप्राइजिंगली बहुत बेहतरीन बात क्या है, इट कैन बी कंडक्टेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। एजीएम में क्या प्रोविजन था, इट हैज टू बी कंडक्टेड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर प्लेस इन द सेम सिटी विलेज और टाउन। लेकिन ईजीएम आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी कंपनी मुंबई की है, आप ईजीएम करो भाई साहब गोवा में जाके, कोई परेशानी है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कैन बी कंडक्टेड एनी प्लेस इन इंडिया। ठीक है, बाय बोर्ड सुओ मोटो, बहुत ही अच्छी बात है। पहला हो गया कि बोर्ड को खुद से मस्ती वो कर सकता है। ये जो स्टार 3 दिख रहा है आपको फर्स्ट केस में, स्टार 1 स्टार 2 ये सब नीचे इसके एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपन आएंगे सही टाइम पे आराम से। पहले हम ये चीज कंप्लीट करते हैं। सो मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कैन बी कंडक्टेड बाय बोर्ड सुओ मोटो, बोर्ड को लगता है करना है कर सकता है। सेकंड, बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन, के बोर्ड को शेयर होल्डर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि ईजीएम करो और बोर्ड रिक्वेस्ट पे ईजीएम कर रहा है। तो पहला पॉइंट हो गया था कि बाय बोर्ड सुओ मोटो, द फर्स्ट केस वाज कि बोर्ड ईजीएम करा रहा है सुओ मोटो ऑन इट्स ओन। दूसरा है कि बोर्ड ईजीएम करा रहा है ऑन एप्लीकेशन बाय शेयर होल्डर्स। कौन कौन एप्लीकेशन दे सकते हैं सब मैंने लिख के दिया, चिंता मत करो। बाय बोर्ड ऑन एप्लीकेशन, यहां पे क्या है कि जैसे ही उनको एप्लीकेशन मिला, जैसे ही उनको रिक्वेजिशन मिला, विद इन 21 डेज दे हैव टू कॉल द मीटिंग। They have to call the meeting within 21 days and within 45 days from the date of requisition they have to actually conduct the meeting। वापस एक बार बोल रहा हूं, बोर्ड को जिस दिन रिक्वेजिशन मिला शेयर होल्डर्स का, हाँ यार रिक्वेस्ट लोगों ने साइन करके दिया है, प्रॉपर तरीके से आ चुका है, रिक्वेजिशन मिल गया बोर्ड को रिक्वेजिशन मिल गया, उसके 21 डेज के अंदर मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड एंड उस रिक्वेजिशन के 45 डेज के अंदर मीटिंग हैज टू बी हेल्ड। अगर नहीं किया तो क्या, तो रिक्वेजिशनिस्ट मीटिंग खुद हेल्ड करेंगे, मेंबर खुद हेल्ड करेंगे बाय रिक्वेजिशनिस्ट देमसेल्फ।
If the meeting has not been called within 21 days from the date of requisition, or the meeting has not been held within 45 days from the date of requisition, requisitionist can themselves conduct the meeting within 3 months from the date of requisition. Within 3 months. सारे स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द डेट ऑफ requisition. वापस बोलता हूं एक बार, अगर मीटिंग 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ requisition में कॉल नहीं हुई है, या फिर मीटिंग 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ requisition में कंडक्ट नहीं हुई है, सो देन requisitionist can themselves conduct the meeting within 3 months from the date of requisition. देखो यहां पे क्या लिखा है, if the meeting is not conducted within 21 days or not called within 21 days and not held within 45 days, requisitionist can conduct the meeting themselves within 3 months. बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। लास्ट है सेक्शन 98 की बात हो रही है, बाय ट्रिब्यूनल कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 98 जो हमने पढ़ के आए, बट ये तभी होगा व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कंडक्ट मीटिंग। डायरेक्टर या मेंबर कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन दे सकता है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर सकता है। ट्रिब्यूनल जब मीटिंग ऑर्डर करेगा दे कैन आल्सो पास कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स। बहुत ही बढ़िया। तो ये 4 तरह से आपकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो सकती है। पहला बाय बोर्ड सुओ मोटो, बहुत अच्छा है, बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, एंड लास्ट इज बाय रिक्विजिशनिस्ट देमसेल्फ। चलो बहुत ही बढ़िया। पहले पे आता हूं, बाय बोर्ड सुओ मोटो। अगर बाय बोर्ड सुओ मोटो कर रहे हैं तो क्या लिखा है वहां पे, एट एनी प्लेस इन इंडिया, फिर स्टार मार्क है। स्टार मार्क का मतलब क्या है कि आप इंडिया में कहीं भी कर सकते हो, बट इफ इट ऑल एक कंपनी इंडिया में विच इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, इफ देयर इज अ कंपनी इन इंडिया विच इज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, तो वो कंपनी इंडिया के बाहर भी ईजीएम कर सकते हैं। सारे शेयर होल्डर्स इंडिया के बाहर है ना। So if there is a company in India which is a wholly owned subsidiary of a foreign company, तो वो इंडिया के बाहर भी कर सकती है। Normally EGM has to be conducted in India anywhere, लेकिन एक ऐसी कंपनी which is a wholly owned subsidiary of a foreign company, तो वो इंडिया के बाहर भी कर सकती है। That is Star Mark 3. Star Mark 1 कि आखिर बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन में हमने पढ़ा कि रिक्विजिशनिस्ट एप्लीकेशन दे सकते हैं बोर्ड को, और बोर्ड को EGM करना होगा, तो यहाँ पे कौन एप्लीकेशन दे सकता है, ये देखो, who can give requisition for company having share capital, member having 10% of share capital having voting rights, and if the company is not having share capital, then a member having 10% voting right, so practically 10% voting right. Who can give requisition? 10% voting right. So company having share capital, then their shareholders having 10% share capital having voting rights, and company does not having share capital, then members having 10% voting right. तो सिंपल ये बात हुई कि रिक्विजिशन सिर्फ वो दे सकते हैं, वो लोग मिलके दे सकते हैं जिनका 10% वोटिंग राइट है। तो मेरे पास 1% है, 2%, 3%, हमारे पास मिलके 10% है, हम लोग रिक्विजिशन दे सकते हैं। ठीक है, सो हु कैन गिव रिक्विजिशन फॉर ईजीएम? दोस शेयर होल्डर्स हु हैव 10% वोटिंग राइट्स। ब्रिलियंट, ओके, ये हो गया। उसके बाद में बात आती है कि चलो रिक्विजिशन दे दिया, स्टार टू में क्या था कि रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्विजिशन दे दिया, 10% वोटिंग राइट वालों ने, 21 डेज में बोर्ड को मीटिंग कॉल करना है, 45 डेज में मीटिंग हैज टू बी कंडक्टेड, नहीं किया उन्होंने, तो रिक्विजिशनिस्ट खुद से मीटिंग करेंगे। जब वो खुद से मीटिंग करेंगे ना, तब जो भी उनका एक्सपेंस हुआ, इट हैज टू बी रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी, इट हैज टू बी रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी। और यहाँ पे बहुत प्यारा पॉइंट है, कंपनी उन्हें रीइंबर्स करेगी कि हाँ आपने जनरल मीटिंग कंडक्ट की, ईजीएम ये आपका एक्सपेंस है, और कंपनी एक्सपेंस रिकवर कर सकती है फ्रॉम द डायरेक्टर्स जिनके डिफॉल्ट के कारण ये हुआ। देखो 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 क्या लिखा है, बहुत प्यारा पॉइंट। ऑल द एक्सपेंसेस, रुको, ऑल द रीजनेबल एक्सपेंस। अब अगर आपने बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी अनरीजनेबल कुछ किया तो वो कंपनी आपको रिइंबर्स नहीं करेगी, अदरवाइज ऑल द रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय रिक्विजिशनिस्ट, all the reasonable expenses incurred by the requisitionist to conduct the meeting shall be reimbursed by the company. The amount shall be deducted from any fees payable to the defaulting director. कि डिफॉल्टिंग डायरेक्टर की जो फीस है वहां से ये पैसा जो है ना वो वापस आपका रीइंबर्स किया जा सकता है, वहां से आप कट कर सकता है कंपनी। तो कंपनी को रीइंबर्स तो करना जरूरी है, क्योंकि भाई साहब रिक्विजिशनिस्ट ने मीटिंग कंडक्ट की तो उनको उनके जेब से थोड़ा लगना चाहिए, तो उन्होंने एक बार पे कर दिया, दे विल बी गेटिंग इट फ्रॉम द कंपनी, दे विल बी गेटिंग ऑल द सपोर्ट एज वेल फ्रॉम द कंपनी, रजिस्टर्ड मेंबर का नाम सब उनको कंपनी से मिलेगा। ठीक है, और बाद में उनको पूरा पैसा भी रीइंबर्स मिल जाएगा, और कंपनी चाहे तो ये पैसा जो है ना डिफॉल्टिंग डायरेक्टर के फीस से कट करेगा। बहुत ही बढ़िया बात है। 100 टॉक्स अबाउट EGM। अब समझना, हमने 95 तक पहले क्लोज किया था, 96 से यहां पर आ गया। 100% फोकस मुझे यहां पे चाहिए, सबका फोकस। 96, 97, 98, 99 एंड 100। अब अच्छे से समझो, 96 टॉक्स अबाउट AGM, 100 talks about EGM. So I don't have to tell you which are the two most important sections in this series. Of course, AGM is 96, EGM is 100. AGM is 96, EGM is 100. AGM is 96 and EGM is 100. ये तो याद रखना है। फिर 97, 98 क्या है? ट्रिब्यूनल्स पावर टू ऑर्डर AGM, 98 tribunals to power to order EGM. वैसे 98 is tribunals power to order any meeting, but practically it is used for EGM. So 97 is tribunals power to order AGM, 98 is tribunals power to order EGM, and 99 is nothing but punishment. कि अगर आपने 96, 97, 98 को कंप्लाई नहीं किया तो पनिशमेंट दे रखा है 99 में।
एकदम कंफर्टेबल है क्या? 96, 97, 98, 99 एंड 100. 96, 97, 98, 99, 100. मैं गिनती याद नहीं करा रहा हूं गधों. 96 talks about AGM, 100 talks about EGM. Annual General Meeting 96, Extraordinary General Meeting 100. 97 talks about tribunal's power to conduct AGM. 98 talks about tribunal's power to conduct any other meeting including EGM. ठीक है. और फिर आता है 99, it talks about penalty for 96, 97, 98. Are you all with me? Are you all with me? चलो यार, तो मैं आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका ये प्रिपरेशन चल रहा है. चलिए. हाँ. फिर आता है सेक्शन 101. सेक्शन 101 दैट इज नोटिस ऑफ द मीटिंग. बहुत प्यार से समझना. इसके बाद की सेक्शन सीरीज है. अब मैंने क्या किया आपको सबसे पहले 88 to 95 की एक सेक्शन सीरीज कर दी. इस चैप्टर में 96 to 100 की एक कर दी. अब इसके बाद में 101 से लेके आप समझो 115 तक, 101 से 115 तक चलते हैं छोटे छोटे प्रोविजन रिगार्डिंग जनरल मीटिंग कि जनरल मीटिंग करने में जो जो और प्रोविजन आएंगे, नोटिस आएगा, प्रॉक्सी आएगा, कोरम आएगा, ये सब 101 to 115. फिर 116 से लेके 122 तक इररिलेवेंट एंड के सेक्शंस आते हैं. तो 101 to 115 100% फोकस के साथ. सबसे पहले आ रहा है नोटिस ऑफ द मीटिंग. आई गेस क्लास में हर एक स्टूडेंट को पता है दैट जनरल मीटिंग के लिए यू हैव टू गिव अ 21 डेज का क्लियर नोटिस. 21 डेज का क्लियर नोटिस आपको देना होता है. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय क्लियर डेज? इट मींस यू एक्सक्लूड डेट ऑफ नोटिस. जिस दिन आपने नोटिस दिया, जिस दिन आपने नोटिस डिस्पैच किया, आपने हैंड डिलीवर किया, जिस दिन नोटिस दिया, डेट ऑफ नोटिस इट हैज टू बी एक्सक्लूडेड. देन इट हैज टू एक्सक्लूड डेट ऑफ मीटिंग. डेट ऑफ मीटिंग भी हटा दो. तो जिस दिन नोटिस को दिया वो भी हटा दो, डेट ऑफ मीटिंग भी हटा दो. द पर्सन शुड इन बिटवीन गेट 21 clear days to think whether the person has to attend the meeting or not. So the person should get 21 clear days, right? So you will exclude the date of meeting, you will exclude the date of giving notice. Done. Further, if the notice has been given by post, you will further reduce 48 hours. सही है. अगर आपने पोस्ट किया है तो आप 48 आवर्स और एक्सक्लूड कर दोगे कि इतने समय में उसको पोस्ट पहुंचेगा. आप तो सब ईमेल से भेजते हैं बट फिर भी. सो तीन चीज एक्सक्लूड की जाती है. वन इज डेट ऑफ मीटिंग, date of giving notice, date of notice, and last is 48 hours और exclude कर दो if the notice is posted. ये क्वेश्चन में बहुत केयरफुली दे देते हैं. The notice was posted. Posted मतलब भाई साहब पोस्ट के 48 hours और उड़ाने. फिर आता है clear sentence. 21 clear days notice is required for general meeting either in writing or through electronic mode. AGM, EGM दोनों के लिए 21 days clear notice चाहिए either in writing और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. या तो आप पोस्ट, कुरियर, स्पीड पोस्ट से दो या फिर आप उसको ईमेल पे भेज दो. हर एक कंपनी ऑफ कोर्स ईमेल पे भेजेगी. 21 क्लियर डेज के अंदर आपका जो नोटिस जाता है, मीटिंग कैन बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस. ये जो 21 क्लियर डेज से शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग कर सकते हैं. बोर्ड मीटिंग में हमने पढ़ा था 7 डेज का नोटिस होना चाहिए. फिर हमने पढ़ा था शॉर्टर नोटिस पे हो सकता है अगर वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अटेंड्स द मीटिंग or one independent director ratifies, or if the company does not have independent director, it has to be circulated to all the directors and a majority has to ratify. वैसे यहां पर वैसे तो 21 डेज क्लियर नोटिस देना है, लेकिन अगर आप 21 डेज क्लियर नोटिस से कम शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. आपको 95% शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए. आपको 95% शेयर होल्डर्स का कंसेंट चाहिए. मीटिंग कैन बी कॉल्ड एट अ शॉर्टर नोटिस इफ 95% ऑफ द शेयर होल्डर्स बाय वोटिंग राइट गिव्स देयर कंसेंट. अगर 95% ऑफ द शेयर होल्डर्स कंसेंट दे देते हैं तो मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे की जा सकती है. बहुत ही बढ़िया. फिर नोटिस शैल स्पेसिफाई डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग. कोई भी नोटिस है भाई ये तो आना चाहिए ना, तो नोटिस पे डेट, टाइम, प्लेस एंड एजेंडा भी आता है वैसे. सो डेट, टाइम, प्लेस एंड एजेंडा हैज टू बी क्लियरली स्पेसिफाइड ऑन द नोटिस. नोटिस शैल बी गिवन टू, किस किस को देंगे, छोटे मोटे पॉइंट अननेसेसरी. नोटिस शैल बी गिवन टू एवरी मेंबर. आपकी कंपनी के हर मेंबर को नोटिस दिया जाएगा. अगर कोई व्यक्ति की डिसीज हो गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके असाइनी को. सो एवरी मेंबर विल बी गिवन द नोटिस, देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर एंड असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर. ठीक है. ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड एवरी डायरेक्टर, इनको नोटिस दिया जाएगा. सो एवरी मेंबर, ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड एवरी डायरेक्टर. एवरी मेंबर, ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंड एवरी डायरेक्टर, इनको नोटिस दिया जाएगा. ये पॉइंट बहुत खास है. एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस टू एनी पर्सन शैल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग. ये आपने पढ़ा होगा कि किसी को अगर नोटिस नहीं मिला है एक्सीडेंटली, मतलब हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया, नोटिस पोस्ट किया था, पहुंचा नहीं, एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ है किसी को नोटिस देने में, तो भाई मीटिंग पे जो डिसीजन ली जाए वो पूरे वैलिड होंगे. इसका इंप्लाइड मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब है इफ देयर इज एनी वॉलंटरी ओमिशन देन दैट विल इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग. मतलब हमने अगर जानबूझ के सोचा कि यार ये व्यक्ति मीटिंग में आएगा तो कुछ ये हमारे ऑपोजिट वोट करेगा, इसको मीटिंग का नोटिस ही नहीं देते. इफ यू हैव नॉट गिवन नोटिस टू एनी पर्टिकुलर मेंबर वॉलंटरली, है ना, विद सम इंटेंशन, तो फिर आपने मीटिंग पे जो भी डिसीजन लिया वो सब इनवैलिड है. तो इसका
अदर वे क्या लिखा हुआ है एक्ट के अंदर, इफ देयर इज एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस, इफ देयर इज एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस दैट डज नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इफ देयर इज एनी एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव नोटिस दैट डज नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग। ब्रिलियंट। ये हुआ हमारा 101 नोटिस 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 नोटिस। तो प्रोसीजर जब स्टार्ट हो रहा है उसमें सबसे पहला आता है 101 पे नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एनेक्स टू नोटिस। 102 क्या कहता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट एनेक्स टू नोटिस। इसके पहले कुछ बेसिक्स हैं जो मुझे पता है आपको पता ही है, बट फिर मैं यहां पे बता देता हूं। बेसिक्स क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग पे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होते हैं उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ये चार ऑर्डिनरी बिजनेस है। क्या, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड देयर रेम्यूनरेशन। ये चार हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। क्या, कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्योंकि ये तो हर मीटिंग में होता है ना, तो ये ऑर्डिनरी बिजनेस है। इनके अलावा कुछ भी होगा, एनी बिजनेस, ऑल द बिजनेस एक्सेप्ट फॉर फोर मेंशन, उन चारों के अलावा कोई भी बिजनेस तो उसे हम कहते हैं स्पेशल बिजनेस। तो समझो अच्छे से, एजीएम पे ये चार होते हैं ऑर्डिनरी, इसके अलावा अगर कुछ भी और ट्रांजैक्ट किया दैट इज स्पेशल। तो रूल इज, इफ यू आर ट्रांजैक्टिंग एनी स्पेशल बिजनेस एट एजीएम, इफ यू आर ट्रांजैक्टिंग एनी स्पेशल बिजनेस एट एजीएम, तो एट एटीएम नहीं, एट एजीएम, देन यू हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज मैंडेटरी। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ऐसा है कि इन चारों के अलावा अगर आप एजीएम पे कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना होता है नोटिस के साथ में। मतलब नोटिस के साथ में शेयर होल्डर को क्लियर बता देते हो आप कि ये सारी चीजें मीटिंग में डिस्कस होने वाली। देखो कैसा है, शेयर होल्डर रीजनेबली प्रिज्यूम कि ये चार चीजें तो मीटिंग में डिस्कस होने वाली है, इसके अलावा अगर आप कुछ चीज डिस्कस करो तो आपको शेयर होल्डर्स को एक्सप्रेसली बताना है, दैट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर एवरी स्पेशल बिजनेस। ओके, ये एजीएम की बात हो गई। सर ईजीएम पे ऑल द बिजनेस आर स्पेशल बिजनेस, वहां पे कोई बाइफरकेशन ही नहीं है, तो ईजीएम के नोटिस के साथ हमेशा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। एजीएम के नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट सिर्फ तब जाएगा जब इन चारों के अलावा आप कोई भी मीटिंग में आइटम डिस्कस कर रहे हो। ईजीएम के नोटिस के साथ हमेशा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा। ये बेसिक्स थे, मुझे लगता है ये आपको ऑलरेडी पता थे। बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट टू नेक्स्ट नोटिस। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का सेक्शन है सेक्शन 102, बहुत ही बोरिंग सा सेक्शन है। फॉर एवरी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस फॉलोइंग मटेरियल फैक्ट्स टू बी एनेक्स। आपको साथ में बताना है क्या, आपके कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी मेंबर या उनके रिलेटिव का अगर कोई भी इंटरेस्ट है उस ट्रांजैक्शन में तो वो, या फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन व्हिच इज रेलेवेंट फॉर टेकिंग डिसीजन, कोई भी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको लगती है कि जो शेयर होल्डर को पता होनी चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में देनी है। इफ द स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू एनी डॉक्यूमेंट, अगर स्पेशल बिजनेस में कोई डॉक्यूमेंट का अप्रूवल वगैरह है तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये भी लिखना है कि कोई भी शेयर होल्डर्स डॉक्यूमेंट को कब इंस्पेक्ट कर सकता है। इफ द स्पेशल बिजनेस रिलेट्स टू एनी डॉक्यूमेंट देन टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड हैज टू बी गिवन। इजी, देखो इजी, कोई बड़ी बात नहीं। हमने क्या पढ़ा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है, कब देना है बेसिक्स में आया। उसके बाद में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको हमेशा देना, उसमें सारे डिटेल्स देने जो भी शेयर होल्डर के लिए रेलेवेंट हो। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सुनना बहुत केयरफुली, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ सीधा ही। Where there is any, where as a result of any non-disclosure or insufficient disclosure, हमारे कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर, इन्होंने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सफिशिएंट डिस्क्लोजर नहीं दिए, उसके कारण any benefit is accrued to such promoter, director, manager or their KMP or their relative, other KMP और relative, इसके कारण हमारी कंपनी के डायरेक्टर को, मैनेजर को, हमारे केएमपी को, उनके रिलेटिव को कुछ बेनिफिट हुआ। मतलब हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में पूरी डिटेल्स नहीं दिए थे, उसके कारण हमारी कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी को बेनिफिट हुआ। नहीं चलेगा। यू हैव टू होल्ड दिस बेनिफिट इन ट्रस्ट, देन दे शुड होल्ड द बेनिफिट इन ट्रस्ट एंड गिव इट बैक टू द कंपनी। अगर आपने नॉन डिस्क्लोजर किया था एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, उससे आपको बेनिफिट हुआ तो आपको बेनिफिट होल्ड करके रख के कंपनी को वापस देना होगा। यू कैन नॉट कीप दैट प्रॉफिट। दैट इज अबाउट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। पूरा पेज है, इंपॉर्टेंट समझो। सेक्शन 102 टॉक्स अबाउट एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो 101 नोटिस आया, फिर सीधा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पे आ गया। ये क्या कह रहा है कि कंपनी में एजीएम में अगर कोई भी स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होता है, मतलब उन चारों के अलावा कुछ भी, तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना है। ईजीएम पे तो हमेशा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना ही है। सॉरी, ईजीएम पे तो हमेशा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना ही है, ठीक है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सारी इंफॉर्मेशन देनी जो भी रेलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग, और हमारे कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी को इंटरेस्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस स्पेशल बिजनेस में, तो वो भी डिस्क्लोज करना है। अब एक स्पेशल पॉइंट यहां पे आता है कि अगर हमने, कंपनी ने कोई भी डिस्क्लोजर अच्छे से नहीं किया था, उस कारण से कंपनी के डायरेक्टर, केएमपी, उनके रिलेटिव, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, इन सबको कुछ बेनिफिट हो गया, तो ये बेनिफिट वो लोग रख नहीं सकते, उनको दे हैव टू होल्ड इट इन ट्रस्ट, मतलब खर्च ना करो, अपने पास रखो, एंड यू हैव टू रिटर्न इट बैक, कंपनसेट इट बैक टू द कंपनी। 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। फिर आता है 103 अजी कोरम। कोरम बहुत आसान सेक्शन। कोरम, हमने कोरम फॉर बोर्ड मीटिंग पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ और 2 विच इज हायर वगैरह वगैरह। यहां पे सीधा स्पष्ट क्या बोला है, कोरम फॉर मीटिंग। समझो, फॉर पब्लिक कंपनी, फॉर प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी बहुत ही जन्नत लोग हैं। 2 MPP। MPP मतलब क्या? मेंबर्स
पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली प्रेजेंट क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज प्रॉक्सी विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। प्रॉक्सी विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। सो प्राइवेट कंपनी की जनरल मीटिंग में एटलीस्ट 2 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट। सो कोरम फॉर मीटिंग इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। कोरम ऑफ मीटिंग प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। कंपनी में भाई साहब 200 मेंबर है, लेकिन 2 भी मेंबर आ गए पर्सनली प्रेजेंट है, तो दैट इज कोरम। For public company, if the total of members is up to 1000, if the total number of members are up to 1000 तक total number of members है, then 5 members personally present is quorum. If the total number of members are up to 1000, if the total number of members are up to 1000, then 5 members personally present forms quorum. If the total number of members are 1001 to 5000, then 15 members personally present form the quorum. And if the total number of members are more than 5000, then 30 members personally present forms quorum. Easy खत्म। रिलायंस में मान लीजिए 5 लाख शेयर होल्डर है, भाई कोरम कितना होगा? 30। बात खत्म। करोड़ों मेंबर है तो भी कोरम 30। तो अगर आपके मेंबर 1000 तक हैं तब 5 कोरम। कोरम मतलब जितने लोग मीटिंग के लिए होने चाहिए, तो ऑफ कोर्स आपको पता है। देन 1001 टू 5000, 1001 टू 5000 अगर आपके मेंबर्स हैं, देन 15 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग। और 5000 ज्यादा 30 मेंबर्स शुड बी पर्सनली प्रेजेंट एट द मीटिंग। पर्सनली प्रेजेंट का मतलब ये गधों, प्रॉक्सी शैल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। अब यहां पे आपने पढ़ा होगा ना कि गवर्नर या हमारा प्रेसिडेंट या फिर कोई कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं तो उनको काउंट किया जाता है। बिल्कुल सही पढ़ा है। वो एंड में उसको लेकर सेक्शन आएगा कि हमारा कोई भी कंपनी का अगर मेंबर प्रेसिडेंट, गवर्नर या कोई कंपनी है, प्रेसिडेंट, गवर्नर या कोई कंपनी है, तो वो लोग तो खुद नहीं आएंगे, तो उनके जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, दे आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। दे आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। इनके अलावा कोई भी मेंबर का कोई रिप्रेजेंटेटिव, मतलब प्रॉक्सी हुआ, प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड कॉर्पोरेशन, कंपनी, उनके रिप्रेजेंटेटिव आर काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। उनको प्रॉक्सी माने नहीं जाता, उनको मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट ही माना जाता है। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन 30 मिनट्स, फोकस करो, अच्छा चलो लेट्स स्पीड अप। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन 30 मिनट्स, हमने मीटिंग का ड्यू डेट रखा था, कोरम कितना है? प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, पब्लिक कंपनी भाई साहब 5, 15, 30 अप टू 1000, 1000 टू 5000, मोर देन 5000, डन है। अगर कोरम ड्यू टाइम से 30 मिनट में प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग वुड स्टैंड ऑटोमेटिकली एडजर्न। ड्यू टाइम से 30 मिनट्स के अंदर, हाफ एन आवर के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं है, बैरैक्ट में हाफ एन आवर लिखा है। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन 30 मिनट्स, विद इन हाफ एन आवर, मीटिंग स्टैंड्स एडजर्न टू नेक्स्ट वीक, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम डे। सेम प्रोविजन है कि अगर कोरम नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक में मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। ठीक है सर, मान लो एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं हुआ तो भाई साहब जितने लोग प्रेजेंट है उतने लोग कोरम होकर मीटिंग रैप अप करना, मिनिमम 2 होना चाहिए ऑफ कोर्स। इफ the quorum is not present at the meeting stands adjourned at the same time, same place, same day, next week. नेक्स्ट वीक भी मान लीजिए, नेक्स्ट वीक भी हम मान लेते कोरम नहीं है, तो जितने लोग आए हैं उनको कोरम मान लिया जाता है। फिर कोरम की जो ऊपर की रिक्वायरमेंट है रिक्वायर्ड नहीं है। मान लो हमारी कंपनी में 10,000 मेंबर है और वहां पे सिर्फ 4 लोग हैं, 4 लोगों को कोरम मान के मीटिंग स्टार्ट कर लेंगे। तो इफ द एडजर्न मीटिंग आल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, देन द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एटलीस्ट 2 शुड फॉर्म कोरम एंड स्टार्ट द मीटिंग। खत्म हो गई बात। ठीक है भाई साहब, कोरम याद होना चाहिए आपको। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, पब्लिक 5, 15, 30 अप टू 1000, 1000 टू 5000, मोर देन 5000। टिंग टिंग टिंग। फिर आता है 104, चेयरमैन। ओके, तो भाई साहब अब हम एक एक करके प्रोविजन पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया नोटिस, पढ़ लिया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, पढ़ लिया कोरम, पढ़ लिया। अब हमारे चेयरमैन के ऊपर, चेयरमैन के अंदर बात करते हैं सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 2। क्या होता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड? अपार्ट फ्रॉम द एक्ट, कंपनीज के ऊपर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, तो वैसे अगर 104 को आप बैरैक्ट से पढ़ोगे तो बैरैक्ट में तो पता है क्या लिखा है? इतना सा लिखा है कि वन अमंग द member will be appointed as chairman, one among the member will be appointed as chairman। लेकिन secretarial standard इस पे clarification देता है, वो कहता है कि ऐसा नहीं, the chairman of the company to be appointed as chairman of the meeting। हर एक मीटिंग का एक चेयरमैन होना चाहिए जो पूरी मीटिंग को हैंडल करेगा, मैनेज करेगा, चेयर करेगा। so the chairman of the company should be the chairman of the meeting, but if the chairman is not present within 15 minutes or unwilling or no chairman is in the company, there is no chairman in the company, अगर चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट विद इन 15 मिनट्स, कि भाई साहब मीटिंग के ड्यू टाइम से 15 मिनट्स के अंदर चेयरमैन प्रेजेंट ही नहीं है, पहला। सेकंड, प्रेजेंट है बट वो अनविलिंग है, वो बोले नहीं मेरे को नहीं करना है। या फिर थर्ड, हमारी कंपनी में चेयरमैन ही नहीं है, तो उस केस में चेयरमैन नहीं बन पाएगा। देन वन अमंग द डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। तो डायरेक्टर्स में से किसी एक को चेयरमैन बना दो। अगर कोई डायरेक्टर भी प्रेजेंट नहीं है विद इन 15 मिनट्स या फिर प्रेजेंट है बट अनविलिंग है, तब जो एक्ट कहता है उसे फॉलो करोगे, सेक्शन 104 को फॉलो करोगे। वन अमंग द शेयर होल्डर टू बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कंपनी, वन अमंग द शेयर होल्डर हैज टू अपॉइंट चेयरमैन ऑफ द कंपनी। तो बहुत इजी है। 104 चेयरमैन ऑफ द कंपनी के अंदर क्या प्रोविजन है इंडिया के अंदर, दैट सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी चेयरमैन ऑफ द कंपनी। चेयरमैन ऑफ द कंपनी विल बी अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, चेयरमैन ऑफ द जनरल मीटिंग।
अगर he is not present within 15 minutes or he is unwilling to be appointed or there is no chairman in the company, then one among the directors shall be appointed as chairman of the company. ठीक है, मान लो डायरेक्टर भी नहीं आया 15 मिनट में या फिर आया बट अनविलिंग है, मन कच्चा कच्चा हो रहा है, then one among the shareholders will be appointed as chairman of the meeting. That is the provision 104, chairman of the meeting. Then comes 105, beautiful provision of proxy. Proxy. सबसे पहले इस proxy वर्ड का मतलब बताता हूं. इसको दो रेफरेंस में यूज किया जाता है. मान लीजिए शुभम सुक्लेचा is the member of a company. शुभम सुक्लेचा appoints Ashok to attend the meeting on his behalf. If शुभम सुक्लेचा appoints Ashok to attend the meeting on his behalf, Ashok is attending the meeting on behalf of Shubham Sukhlecha. So now understand very carefully, this Ashok is the proxy. The name of the person who is attending the meeting, that is also known as proxy. तो proxy को आप कह सकते हो जो व्यक्ति मीटिंग अटेंड कर रहा है उसे proxy कहते हैं. सेकंड, जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं उन्हें अपॉइंट कर रहा हूं, that instrument is also known as proxy. So proxy के दो मतलब है, जो इंस्ट्रूमेंट से आप अपॉइंट करते हैं उसे भी proxy कहते हैं और जिस व्यक्ति को आप अपॉइंट कर रहे हैं उसे भी proxy कहते हैं. Very good. So 105 talks about proxy. Any member entitled to attend and vote will have a right to appoint proxy. Any member entitled to attend and vote, जिसको अटेंड करने का राइट है और साथ में वोट करने का राइट है, सिर्फ वो प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है. तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे कि जिन लोगों को मीटिंग में वोटिंग पावर नहीं है वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट नहीं कर सकते. सिंपल. सो एनी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट कैन अपॉइंट अ प्रॉक्सी. उसके बाद में प्रॉक्सी के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. समझो, सबसे पहली चीज है प्रॉक्सी है. प्रॉक्सी का सबसे पहला ऑब्वियस राइट क्या हो गया? ही हैज अ राइट टू अटेंड द मीटिंग ना. मेंबर नहीं है फिर भी मीटिंग अटेंड कर पा रहा है, तो ही हैज अ राइट टू अटेंड द मीटिंग. इजी. बट ही विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम. नॉट बी रेस्ट्रिक्शन. तो ये हो गए भाई साहब 3 राइट, ये हो गए 3 रेस्ट्रिक्शन. समझना अच्छे से. तो पहला राइट क्या हो गया कि ही हैज अ राइट टू अटेंड द मीटिंग. Whereas he is not a member, still he has a right to attend the meeting. ठीक है, but he will not be counted for the purpose of quorum. Next, he cannot speak at the meeting. आया ओ करता रहेगा वो. He cannot speak at the meeting. The point is he cannot speak का मतलब ही होता है that he cannot raise any question to the director or chairman. So he cannot speak at the meeting. Okay, so he has a right to attend the meeting, but he will not be counted for the purpose of quorum. He cannot speak at the meeting. He cannot even vote by show of hands. जो show of hands से वोटिंग होगी वोट नहीं कर सकता. He cannot vote on show of hands. Then सर गया क्यों है? He can demand poll. पोल डिमांड कर सकता है. आगे आने वाला पोल की प्रोविजन. ही कैन डिमांड पोल कि भाई साहब मैं शो ऑफ हैंड्स के डिसीजन से खुश नहीं हूं. आई कैन डिमांड पोल एंड एट द टाइम ऑफ पोल का वोटिंग ही कैन वोट ऑन पोल. सो अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली. देयर आर 6 पॉइंट्स. प्रॉक्सी के राइट है और रेस्ट्रिक्शन है. पहला राइट होता है प्रॉक्सी हैज राइट टू अटेंड द मीटिंग बट ही विल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम. He cannot speak at the meeting, so he has the right to attend. कह दो. He will not be counted for the purpose of quorum. He cannot speak at the meeting. Perfect. He cannot even vote in case of show of hands, but he can vote in case of poll, and he can even demand poll, and he can vote in the case of poll. Easy. उसके बाद में जो कंपनी का नोटिस होता है ना, जो नोटिस जाता है जनरल मीटिंग का, उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए प्रोमिनेंस के साथ में दैट एवरी शेयर होल्डर हैज राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी. अरे हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं इसलिए हमें पता है. एक नॉर्मल शेयर होल्डर को क्या पता है कि उसको प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट भी है. सो एवरी नोटिस ऑफ द कंपनी, एवरी नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग शुड क्लियरली स्पेसिफाई दैट एवरी पर्सन हु हैज राइट टू अटेंड एंड वोट हैज राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी. तो नोटिस में लिखा होना चाहिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, प्रॉक्सी फॉर्म हैज टू बी डिपॉजिटेड 48 आवर्स बिफोर द मीटिंग. मीटिंग के 48 आवर्स पहले आपने प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट कर देना चाहिए. सर अगर हमने एक व्यक्ति के लिए 2-3 प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट किए तो जो आपने लास्ट डिपॉजिट किया है बिफोर 48 आवर्स दैट विल बी वायबल. सर हमने 48 आवर्स के अंदर कुछ डिपॉजिट किया है दैट इज इनवैलिड. सर कंपनीज 48 आवर्स को रिड्यूस कर सकती है क्या 24 तक? यस. सर इस 48 को बढ़ा के कर सकती है क्या? नहीं बढ़ा सकती है. तो कंपनी 48 को रिड्यूस कर सकती है बिकॉज इंट्रेंचमेंट याद होगा तो दैट विल कॉज इनकन्वीनियंस टू द कंपनी ना. तो कंपनी 48 को रिड्यूस कर सकती है कि हाँ 24 आवर्स पहले भी डिपॉजिट किया तो चलेगा, बट 48 को बढ़ा नहीं सकती है कि नहीं भाई साहब उससे पहले आपको 4 दिन पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा. नहीं. तो 48 आवर्स पहले आपका प्रॉक्सी फॉर्म आना चाहिए. कंपनी चाहे तो उसको रिड्यूस कर सकती है बट बढ़ा नहीं सकती है. लिमिट ऑन प्रॉक्सी इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से. व्हाट इज द लिमिट ऑन प्रॉक्सी? इफ एट ऑल अ पर्सन इज एक्टिंग एज प्रॉक्सी फॉर जस्ट वन मेंबर. एक व्यक्ति अगर एक ही मेंबर का प्रॉक्सी बन के जा रहा है देयर इज नो लिमिट. एक व्यक्ति अगर एक ही पर्सन का प्रॉक्सी बन के जा रहा है देयर इज नो लिमिट. एक व्यक्ति अगर एक ही व्यक्ति का, एक पर्सन एक ही व्यक्ति का प्रॉक्सी बन के जा रहा है देयर इज नो लिमिट. बट इफ अ पर्सन इज एक्टिंग एज प्रॉक्सी फॉर मोर देन वन मेंबर, मैं ए और बी दोनों का प्रॉक्सी बन के जाना चाहता हूं तो लिमिट आ जाती है. तो अगर एक व्यक्ति एक ही जने का प्रॉक्सी बन के जा रहा है देयर इज नो लिमिट. बट इफ अगर एक व्यक्ति 2 लोगों का या एक से ज्यादा 2-3-4 लोगों का प्रॉक्सी बन के जाना चाहता है तो उस पर लिमिट आते हैं 2 रेस्ट्रिक्शन. क्या? पहला, he can act as proxy for maximum 50 members. 50 लोगों से ज्यादा का प्रॉक्सी बनके नहीं जा सकता. तो अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों का प्रॉक्सी बनता है तो उस पर लिमिट आते हैं 2. पहला, he cannot act as proxy for more than 50 people. और दूसरा रेस्ट्रिक्शन आता है मैक्सिमम 10% शेयर कैपिटल का प्रॉक्सी बनके जा सकता है. मतलब मान लो एक व्यक्ति का 5% शेयर कैपिटल है, मैं उसका प्रॉक्सी बन गया. एक व्यक्ति का 4% शेयर कैपिटल है, मैं उसका प्रॉक्सी बन गया. अब एक और तीसरा व्यक्ति मुझे अप्रोच कर रहा है, उसके पास भी 4% शेयर कैपिटल है कि मेरा भी प्रॉक्सी बन जाओ. मैं नहीं बन सकता बिकॉज 5 + 4 9% का प्रॉक्सी मैं ऑलरेडी बन चुका हूं. बट सर 2 ही लोगों का बना. हाँ,
तो मैं 2 लोगों का प्रॉक्सी बन चुका हूं, ठीक है। मेरे पास मैक्सिमम कितने 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता हूं, और मैक्सिमम लिमिट की है 10%। अब ये तीसरा व्यक्ति के पास 4% शेयर कैपिटल है, तो मैं वो 10% वाली लिमिट वायलेट हो जाएगी ना, 10% वाली लिमिट वायलेट हो जाएगी ना। तो दोनों लिमिट के अंदर रहना है आपको कि आप अगर एक से ज्यादा लोगों का प्रॉक्सी बन रहे हो तो आप मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकते हैं, और साथ ही साथ मैक्सिमम 10% शेयर कैपिटल का प्रॉक्सी बन सकते हैं। दैट इज द लिमिट ऑन प्रॉक्सी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 105 प्रॉक्सी। देखो 101 नोटिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सी। अब छोटे 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 सेक्शंस आते हैं, ठीक है। 106 टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। छोटा सेक्शन है रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, कि नो वोटिंग राइट ऑन वेयर कॉल्स हैव नॉट बीन पेड। तो अगर एक व्यक्ति ने कॉल्स पे ही नहीं किया तो उसको वोटिंग राइट नहीं मिलता है। और दूसरा, वेयर कंपनी एक्सरसाइज लीन, कंपनी उससे कोई पैसे मांगती थी और कंपनी ने लीन एक्सरसाइज कर ली उसके शेयर्स पे, तो भी भाई साहब उसका वोटिंग राइट चले जाएगा। सो नो वोटिंग राइट इन दीज 2 केसेस। अगर आपने कॉल मनी पे ही नहीं किया है तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। एंड दूसरा ऐसा है, आपसे कॉल मंगा, आपने कॉल मनी पे नहीं किया तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। और दूसरा, अगर कंपनी ने आपके शेयर्स पे लीन एक्सरसाइज कर दी तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। तो 106 टॉक्स अबाउट रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट, रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। देन कम्स वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। वेरी इजी। पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि शो ऑफ हैंड्स पे जब वोट होता है, शो ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है? 1 मैन 1 वोट, एवरीवन इज वेल अवेयर। शो ऑफ हैंड्स भाई एक हाथ, ऐसे थोड़ी करूंगा कि एक दूसरा हाथ पैर सब में ले आया। So 1 man 1 vote in show of hands. In case of poll, when voting is as per poll ना, वहां पे 1 share 1 vote आ जाता है। तो मुकेश अंबानी के पास में 10 लाख शेयर है तो he'll get 10 लाख वोट्स। मेरे पास 5000 शेयर है, I'll get 5000 वोट। इन केस ऑफ पोल, पोल में जितने शेयर है उतने ज्यादा वोट। बट व्हेन इट कम्स टू शो ऑफ हैंड्स, मुकेश अंबानी के पास में भी एक हाथ है, मेरे पास भी एक। अरे गधो 2 है, वोट उठा एक ही सकते ना। अच्छा थोड़ा लगा ऐसे करके बैठे हूं मीटिंग में, मेरा चलेगा, वो उन पे अच्छा थोड़ा लगेगा। फोकस करना अच्छे से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, इन केस ऑफ शो ऑफ हैंड्स 1 man 1 vote, in case of poll 1 share 1 vote। टेक्निकली बेयर एक्ट में क्या लिखा है? वोटिंग विल बी एज पर पेड अप कैपिटल, इट एंड्स अप बीइंग 1 share 1 vote। बाकी टेक्निकली वोटिंग इज एज पर पेड अप कैपिटल, ये बेसिक्स है। अब देखो क्या लिखा है सेक्शन 107 में। 107 सेज वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। हर रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में डिसीजन के लिए आया है, हर रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास करना है, एट द फर्स्ट इंस्टेंस प्राइमरली पहले पास किया जाएगा बाय शो ऑफ हैंड्स। क्यों? टाइम बचता है, टाइम बचता है। तो हर रेजोल्यूशन पहले शो ऑफ हैंड्स पे पास किया जाएगा। एट एजीएम अनलेस पोल इज डिमांडेड एनी रेजोल्यूशन शैल बी डिसाइडेड बाय शो ऑफ हैंड्स। किसी ने पोल डिमांड कर लिया तो बात अलग है, अदरवाइज हर डिसीजन शो ऑफ हैंड्स से किया जाएगा। अरे टाइम कितना बचता है, अरे क्या डिसीजन लेना है, सब लोगों ने हाथ ऊपर किया, डिसीजन ले लो, आगे बढ़ो। 5 मिनट में डिसीजन हो सकता है। बट वही शो ऑफ हैंड्स पे है तो इजी, पोल पे है तो भाई साहब हर एक का कितने वोट है कैलकुलेशन करो। तो एवरी डिसीजन एट द फर्स्ट इंस्टेंस विल बी टेकन एज पर शो ऑफ हैंड्स। अब आपको लग रहा होगा फिर यार मुकेश अंबानी के पास इतने सारे शेयर्स हो तो यूजलेस हो जाएगा। नहीं, अगर वो शो ऑफ हैंड्स के डिसीजन से खुश नहीं है देन ही कैन डिमांड अ पोल, फिर टाइम लगेगा और पोल लिया जाएगा। सो एट जनरल मीटिंग मतलब एजीएम ईजीएम दोनों, एट जनरल मीटिंग अनलेस पोल इज डिमांडेड द रेजोल्यूशन शैल बी डिसाइडेड बाय शो ऑफ हैंड्स। अगर इसे डिमांड के तो बात अलग है। ऑन शो ऑफ हैंड्स द चेयरमैन्स डिक्लेरेशन एंड एन एंट्री इन द मिनट्स शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द रेजोल्यूशन। शो ऑफ हैंड्स का एक प्रॉब्लम क्या है, हम कल को प्रूफ क्या है कि शो ऑफ हैंड्स से रेजोल्यूशन पास हुआ था। देखो बाय पोल में तो आपके पूरे रिकॉर्ड होते हैं, इतने लोगों ने फेवर हो गया। शो ऑफ हैंड्स में उस टाइम पे देखा जा रहा है ना, आंखों पे भरोसा है। तो लॉ ने बोला है कि शो ऑफ हैंड्स में चेयरमैन ने मीटिंग का उसने डिक्लेरेशन दिया कि हाँ ये रेजोल्यूशन पास हुआ बाय शो ऑफ हैंड्स, एंड उन्होंने वो चीज मिनट्स में लिख दी है। इट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट द डिसीजन हैज बीन टेकन। बिकॉज शो ऑफ हैंड्स में प्रूफ नहीं होता ना कुछ, तो उन्होंने कह दिया भाई चेयरमैन का डिक्लेरेशन और मिनट्स में लिखा हुआ है कि रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड्स पास हुआ है, मतलब रेजोल्यूशन बाय शो ऑफ हैंड्स पास हुआ है, कंक्लूसिव एविडेंस है, प्राइमा फेसी भी नहीं, कंक्लूसिव एविडेंस है। क्लियर? ये हो गया वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। तो कोई भी डिसीजन अगर जनरल मीटिंग में आता है तो प्राइमरली इट विल बी पास थ्रू शो ऑफ हैंड्स। हिम्मत बना के रखना, 115 तक जाना है हमको, ठीक है। उसके अंदर वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, ये एक नया कंसेप्ट, अब तो नया नहीं है, इसको बहुत टाइम होगा, पहले कंपनी से शुरुआत में था तब ये नहीं था। 108 टॉक्स अबाउट वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। ये क्या कहता है? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी कंपनी हैविंग 1000 और मोर मेंबर्स, हर लिस्टेड कंपनी और हर कंपनी में 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं, वहां पे ई वोटिंग की फैसिलिटी देना मैंडेटरी है। shall provide the facility of e-voting. If you remember in the regular batch, we've even seen a notice कि मैं जिस कंपनी का शेयर हूं, मुझे नोटिस आया था कि आप ई-वोटिंग से वोट कर सकते हो। सो सेम चीज समझो अच्छे से, सेक्शन 108 कहता है वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस every listed company and every company having 1000 or more members shall provide the facility of e-voting. Shall provide the facility of e-voting. So every listed company and every company having 1000 or more member shall provide the facility of e-voting. इनको e-voting की फैसिलिटी देना मैंडेटरी है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जनरल मीटिंग अटेंड नहीं भी कर रहे हो तो आप घर बैठे बैठे अपना वोट कास्ट कर पाओगे। ई-वोटिंग का ऑप्शन देना है मेंबर को। फैसिलिटी ऑफ ई-वोटिंग टू रिमेन ओपन फॉर मिनिमम 3 days, मिनिमम 3 दिन के लिए ई-वोटिंग का ऑप्शन ओपन रहना चाहिए, कोई भी कर सकता है। एंड शेल क्लोज एट 5 PM ऑन द डे प्रीसीडिंग द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग
5th की है, 4th को शाम को 5 बजे तक टाइम होना चाहिए ई वोटिंग का, ताकि व्यक्ति लास्ट मोमेंट तक भी सोच ले मैं ई वोटिंग कर देता हूं अगर मैं नहीं जा रहा तो। सो ई वोटिंग के लिए कम से कम 3 दिन का समय और मीटिंग के 1 दिन पहले शाम को 5 बजे तक ई वोटिंग का मौका उसको मिलना चाहिए। बोथ डीमैट एंड फिजिकली हेल्ड शेयर्स कैन वोट इन ई वोटिंग। ऐसा मत समझना कि मेरे शेयर्स तो डीमैट में तो मुझे ई वोटिंग का मौका नहीं मिलेगा, ई वोटिंग का मौका फिजिकल और डीमैट दोनों शेयर्स को मिलता है। नेक्स्ट, वंस वोट इज कास्टेड इट कैन नॉट बी चेंज। ये मत सोचो कि घर पे बैठे एक बार ट्राई करते हैं वोट कैसे होता है, ट्राई कर लिया अब मैं सही से वोट करूंगा, नहीं। वंस वोट इज कास्टेड इन केस ऑफ ई वोटिंग इट कैन नॉट बी चेंज। इवन इफ यू गो टू द मीटिंग, यू आर अलाउड टू अटेंड द मीटिंग बट यू कैन नॉट वोट देन। तो आप वोट एक बार करने का चेंज नहीं कर सकते ई वोटिंग के अंदर। A person may attend the general meeting even after voting through electronic means but cannot vote। अगर एक व्यक्ति ने ई वोटिंग से वोट कर दिया, लास्ट मोमेंट उसका मूड चेंज हो गया कि नहीं मैं चला जाता हूं, वो जाके अटेंड कर सकता है बट वहां पे भी वोट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, स्क्रूटनाइजर टू बी अपॉइंट बाय कंपनी। कंपनी को स्क्रूटनाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा ई वोटिंग में, उसको कैलकुलेट करने के लिए कि कितने वोट फेवर है अगेंस्ट में। स्क्रूटनाइजर कौन हो सकता है? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, एनी एडवोकेट और एनी पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कोई भी स्क्रूटनाइजर बन सकता है। स्क्रूटनाइजर हैज टू गिव अ रिपोर्ट टू द कंपनी लाइक पोस्टल बैलेट व्हिच हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी। तो स्क्रूटनाइजर को एक रिपोर्ट देना है कंपनी को व्हिच हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, दैट इज ई वोटिंग। बहुत इजी है। सेक्शन 108 108 108 108 मैं कह रहा हूं 101 2 3 4 याद मत रखना, 108 याद रखना। 108 टॉक्स अबाउट ई वोटिंग। हर एक लिस्टेड कंपनी और हर एक कंपनी जहां पे 1000 या उससे ज्यादा मेंबर्स हैं वहां पे ई वोटिंग का ऑप्शन देना अनिवार्य है। क्लियर है यहां पे? चलो, और यहां पे क्या पढ़ा हमने? हाँ, सेम पोस्टल बैलेट जैसा रूल है। फिर है 109 डिमांड ऑफ पोल। एक्चुअली 107 याद करो, हमने लास्ट सेशन क्या पढ़ा था? 107 में एवरी रेजोल्यूशन हैज टू बी वोटेड बाय शो ऑफ हैंड्स अनलेस समवन डिमांड पोल। किसी ने डिमांड कर लिया पोल तो बात है, शो ऑफ हैंड्स से डिसीजन होगा। अब डिमांड ऑफ पोल का सेक्शन है 109। पोल कैन बी डिमांडेड, सबसे पहली चीज तो बिफोर और ऑन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। कि शो ऑफ हैंड्स से जब डिसीजन आता है या फिर उसके पहले भी आप पोल डिमांड कर सकते हैं। आपको लगता है कि यहां कोई मतलब नहीं, हम तो पोल डिमांड कर लेते हैं, तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिजल्ट ऑन शो ऑफ हैंड्स। कि आप शो ऑफ हैंड्स के रिजल्ट से खुश नहीं, यू कैन डिमांड पोल। अब पोल कौन डिमांड कर सकता है? सुनना, पोल कैन बी डिमांडेड बाय फॉर अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। एक ऐसी कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल है, उसके अंदर मेंबर्स हैविंग 10% ऑफ द वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में मेंबर हैविंग शेयर कैपिटल होल्डिंग मेंबर होल्डिंग शेयर कैपिटल हैविंग 10% वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल में से कुछ भी। अगर आपके पास 5 लाख पेड अप कैपिटल है आप पोल डिमांड कर सकते हैं, आपका 10% वोटिंग राइट है आप पोल डिमांड कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी। तो इफ इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल मेंबर्स होल्डिंग 10% ऑफ वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल, okay, and if the company does not have capital for other companies member having 10% voting power, members having 10% voting power, they can demand poll। एकदम इजी है वैसा। पोल कौन डिमांड कर सकता है? तो मेंबर्स हैविंग 10% ऑफ वोटिंग पावर और 5 लाख पेड अप कैपिटल, मेंबर्स हैविंग 10% वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल फॉर अदर कंपनीज मेंबर्स हैविंग 10% वोटिंग राइट। ठीक है, उसके बाद में डिमांड ऑफ पोल कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम बाय द एप्लीकेंट। कि जिसने डिमांड पोल डिमांड किया है वो कभी भी पोल को विथड्रॉ भी कर सकता है। कि पोल चल रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, पोल को विथड्रॉ कर सकता है। सो एनी पर्सन हु डिमांडेड पोल कैन विथड्रॉ पोल। ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, पोल डिमांडेड फॉर एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। ये दो चीजों के लिए अगर आपने पोल डिमांड किया, किसके लिए? एक तो एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, मीटिंग को भी एडजर्न किया जाए, या फिर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। इन दो केसेस में अगर आपने पोल डिमांड किया तो इट हैज टू बी टेकन फोर्थविथ, मतलब इमीडिएटली। इन दो केसेस में पोल लिया जाएगा इमीडिएटली, और अदरवाइज कोई और केस में पोल मांग रहे हो तो 48 आवर्स में दिया जाता है। सिंपल। तो ध्यान रखना, ये दो केसेस में अगर आपने पोल डिमांड किया है तो वो पोल पे डिसीजन लिया जाएगा इमीडिएटली। किन दो केसेस के लिए? एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग एंड साथ में अपॉइंट ऑफ चेयरमैन। आप सोचो ना, सिंपल, क्या आप मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे हो गए पढ़ाते पढ़ाते, आप बोले सर सुनो सुनो सुनो, मैंने 3 घंटे का लेक्चर डिक्लेयर किया, 2 घंटे हो गए, और फिर सर 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 सुनो ना सर, अभी मतलब सर बाद में ले लो यार, सर बहुत थक गए यार, सर सुबह से लेक्चर चल रहे, खाना नहीं खाया, ये नहीं है। मैंने उनको कहा रुको रुको रुको, एंड में बात करता हूँ, अरे एंड में बात करता हूँ, एंड में बात करता हूँ, और मैंने पूरा 1 घंटा पढ़ा के बोला अब बोलो क्या बोल रहे थे, यूजलेस हो जाएगा ना। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग और हम बोले चलो मीटिंग के एंड में बात करेंगे, तो पर्पस डिफीट हो गया ना। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन तो हमें इमीडिएटली चाहिए। तो ये दो केसेस में पोल विल बी टेकन फोर्थविथ इमीडिएटली, अदरवाइज इन 48 आवर्स। तो हमने क्या पढ़ा? हु कैन डिमांड पोल? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के अंदर 10% वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल, अदर कंपनीज 10% वोटिंग राइट, खत्म। ये लोग पोल डिमांड कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है, शो ऑफ हैंड्स का डिसीजन है तब या उसके पहले पोल डिमांड किया जा सकता है, और इन दो केसेस में पोल किया जाता है फोर्थविथ, दैट इज 109। फिर आता है 110 पोस्टल बैलेट। एकदम 80 से रहो। पोस्टल बैलेट का 111 से 14 एकदम इजी है, 15 इंपॉर्टेंट है वापस। 115 स्पेशल नोटिस का सेक्शन है। 110 आई अंडरस्टैंड, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, बनाए रखना है। 110 पोस्टल बैलेट, गिव मी अ मिनट।
110 पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट का प्रोमिनेंस कम हो गया, क्यों? ये आपको शुरुआत के 4 लाइन में समझ में आ जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन हैज प्रिस्क्राइब्ड सर्टेन रेजोल्यूशन टू बी पास्ड बाय पोस्टल बैलेट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, कुछ स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस को बोल दिया कि ये तो आपने पोस्टल बैलेट से ही लेना है। उसका पहले ऑब्जेक्टिव ये था कि शेयरहोल्डर्स मीटिंग पे आते नहीं थे, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आपने पोस्टल बैलेट से लेना होगा, ताकि लोग घर से भी पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, पोस्टल बैलेट में आपके घर पे नोटिस आता था, आप एसेंट डिसेंड करते थे, कंपनी के पास आता था, कंपनी उसको कैलकुलेट करता था और आपका वोट काउंट हो जाता था। ठीक है, तब ये ई वोटिंग ये सब नहीं हुआ करता था, तो पोस्टल बैलेट का इंपॉर्टेंस था। अब क्या कह दिया है, फर्दर द स्पेसिफाइड आइटम, कौन से स्पेसिफाइड आइटम? जो सिर्फ पोस्टल बैलेट के लिए रिजर्व्ड है, कैन बी पास एट अ मीटिंग विद फैसिलिटी ऑफ ई वोटिंग। अब ऐसा नहीं है कि जो आइटम्स पोस्टल बैलेट के लिए रिजर्व्ड है पोस्टल बैलेट से ही होंगे। अगर आप अपनी मीटिंग के अंदर ई वोटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, तो जो पोस्टल बैलेट वाले रिजर्व्ड आइटम्स है वो मीटिंग में भी आप ले सकते हो। पहले कुछ आइटम्स पोस्टल बैलेट के लिए रिजर्व थे, वो मीटिंग में नहीं होंगे, वो पोस्टल बैलेट से ही होंगे। बट अब तो मीटिंग में भी ई वोटिंग का ऑप्शन है, तो अगर आप अपनी मीटिंग में ई वोटिंग का ऑप्शन दे रहे हो, आप लिस्टेड कंपनी या फिर मोर देन 1000 शेयर होल्डर में आते हो, ई वोटिंग का ऑप्शन दे रहे हैं, तो देन अब वो सारे रिजर्व्ड आइटम आप जनरल मीटिंग पे ले सकते हो। और हर कोई कंपनी में 1000 से ज्यादा मेंबर होता है, तो इस कारण से अब पोस्टल बैलेट रिडंडेंट सा प्रोविजन हो चुका है। ई वोटिंग ने उसको टेक ओवर कर लिया। फिर भी प्रोसीजर पढ़ लेते हैं, सिलेबस में है। प्रोसीजर क्या है? कंपनी हैज टू गिव अ नोटिस अलोंग विद ड्राफ्ट रेजोल्यूशन टू ऑल द मेंबर्स। कंपनी को नोटिस अलोंग विद ड्राफ्ट रेजोल्यूशन सारे मेंबर को भेजना, ताकि मेंबर रिप्लाई बैक कर सकें। साथ में नोटिस हैज टू बी गिवन इन न्यूज़पेपर इंग्लिश एंड वर्नाक्युलर। साथ में नोटिस हैज टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो कंपनी ने पब्लिसाइज ढिंडोरा पीट देना पहले कि भाई पोस्टल बैलेट हो रहा है। सारे मेंबर्स को भी नोटिस घर पे भेज दो। आपने न्यूज़पेपर में भी दे दिया, कंपनी की वेबसाइट पे दे दिया। साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट स्क्रूटनाइजर। स्क्रूटनाइजर कौन है भाई साहब? जो ये सारे जो लोगों के हमने जो लोगों को ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भेजे, पीपल आर गोइंग टू साइन दोस रेजोल्यूशन, असेंट, डिसेंट एंड दे आर गोइंग टू गिव इट बैक टू द कंपनी। तो ये स्क्रूटनाइजर ही कलेक्ट करने वाला है सारे। तो स्क्रूटनाइजर का पॉइंट क्या? शुड नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। स्क्रूटनाइजर क्या करता है? एक रजिस्टर। स्क्रूटनाइजर कौन था? जिसको सारे लोगों के वोट आने वाले, ठीक है, तो शेयरहोल्डर्स के वोट आते हैं स्क्रूटनाइजर को। तो स्क्रूटनाइजर हैज टू मेक अ रजिस्टर फॉर इट, रिकॉर्ड असेंट एंड डिसेंट, जितने भी लोगों का असेंट एंड डिसेंट है वो रिकॉर्ड करना है, मेक अ रिपोर्ट एंड गिव इट टू द कंपनी। ये स्क्रूटनाइजर का काम हो गया कि भाई साहब जो भी शेयर होल्डर्स का उसके पास वोट आया, 30 डेज मिलते हैं शेयर होल्डर्स को रिप्लाई बैक करने के लिए। 30 डेज में जिन जिन ने रिस्पॉन्ड बैक कर दिया है उन सब का एक रजिस्टर बना के एसेंट डिसेंट और फाइनली एक रिपोर्ट बना के रेजोल्यूशन इज पास्ड और नॉट। कंपनी इस रिजल्ट को अलॉन्ग विद स्क्रूटनाइजर की रिपोर्ट को वेबसाइट पे अपलोड कर देती। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ पोस्टल बैलेट। बहुत आसान है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बस कुछ स्पेसिफाई कर दिया, चेंज ऑफ नेम या कुछ इंपॉर्टेंट वंस के लिए की, तो आपने भाई साहब पोस्टल बैलेट से डिसीजन लेना है। बट अब कुछ सालों से ई वोटिंग आ चुका है, तो अब आप ई वोटिंग पे भी उन आइटम्स को डिस्कस कर सकते हो। प्रोसीजर हमने कंपनी ने ढिंडोरा पीटना सबसे पहले मेंबर्स को दिया, न्यूज़पेपर में दिया, वेबसाइट पे दिया, उसके अंदर बीओडी ने स्क्रूटनाइजर अपॉइंट किया, फिर लोगों ने वोट बैक किया, स्क्रूटनाइजर ने उसका रजिस्टर बनाया, एसेंट डिसेंट और रिपोर्ट बना के कंपनी को दिया, कंपनी उसे वेबसाइट पे अलॉन्ग विद स्क्रूटनाइजर रिपोर्ट दे देती है, एंड द डिसीजन इज डन बाय पोस्टल बैलेट। 110 पोस्टल बैलेट। फिर कुछ इजी सेक्शंस आते हैं। 111 सर्कुलर ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। मैं आपको कह रहा हूं ये आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ये कौन सा सेक्शन है? 100 मुझे बताओ सेक्शन 100 कौन सा था? सेक्शन 100 हम पढ़कर आए अभी थोड़ी देर पहले। सेक्शन 100 कौन सा, किसी को याद है क्या? सेक्शन 100 पहली सीरीज हो गई थी 88 से 95, दूसरी सीरीज थी 96 से 100, जिसमें दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है 96 से 100, 96 से 100 एजीएम एंड ईजीएम। ईजीएम पढ़ा था। ईजीएम में एक टॉपिक था ना, ईजीएम 4 तरह से होता है, बाय बोर्ड सुओ मोटो, बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन। तो ये उसके लिए है, प्रोसीजर 111 में दिया है। सो फॉर 110 बाय बोर्ड ईजीएम बाय रिक्विजिशन, बाय बोर्ड ऑन रिक्विजिशन, उसका प्रोसीजर 111 में क्या है? 111 बहुत रिडंडेंट सेक्शन है, कुछ काम का नहीं है, बट देख लो 111। अब क्या सीरीज पढ़ते हैं तो कोई सेक्शन छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, तो खत्म करते हैं इसको भी। सर्कुलर ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, इसका क्या कहना का मतलब है? सेक्शन 111 गिव्स प्रोसीजर वेयर रिक्विजिशन इज रिसीव्ड अंडर सेक्शन 100 सेक्शन अंडर सेक्शन 100 हमें रिक्विजिशन मिला है शेयर होल्डर से होल्डिंग 10% वोटिंग राइट कि भाई ईजीएम करो, तो उसमें प्रोसीजर जो है वो 111 में दिया है। When shareholders are making an requisition for EGM under section 100, तब प्रोसीजर 111 में दिया है। तो क्या है प्रोसीजर? मेंबर्स जो रिक्विजिशन देते हैं अंडर सेक्शन 100 टू कंपनी हैज टू गिव नोटिस टू ऑल द मेंबर्स इमीडिएटली। तो कंपनी के पास जैसे ही रिक्विजिशन आता है, विद इन 21 डेज मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड, विद इन 45 डेज मीटिंग हैज टू बी हेल्ड, तो कंपनी हैज टू गिव नोटिस टू ऑल द मेंबर्स एंड मेंबर हैज टू गिव 2 कॉपीज ऑफ द रिक्विजिशन साइंड बाय द रिक्विजिशनिस्ट। अरे 10% वोटिंग पावर है तो बहुत लोगों के पास मिलके होता है ना ये 10%, तो भाई सबसे पहली चीज होगी 2 कॉपीज ऑफ रिक्विजिशन साइंड बाय द रिक्विजिशनिस्ट टू बी डिपॉजिटेड एट द रजिस्टर ऑफिस। आपने पूरा रजिस्टर ऑफिस पे डिपॉजिट करना है, तब माना जाएगा कि आपका रिक्विजिशन आ चुका है। सो 111 गिव्स द प्रोसीजर
ऑफ एजीएम बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन, कि बाय बोर्ड ऑन रिक्वेजिशन में प्रोसीजर क्या होता है, ये दिया 111 में। तो जो रिक्वेजिशनिस्ट हैं उनको कंपनी को देना है, मतलब क्या, उनको 2 कॉपी ऑफ रिक्वेजिशन, सबका सिग्नेचर करा के और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करना है, तब कहा जाएगा दिस इज द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। जिससे 21 डेज में मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड, 41 डेज में मीटिंग हैज टू बी हेल्ड, इफ नॉट देन रिक्वेजिशनिस्ट कैन देमसेल्फ कंडक्ट विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन इटसेल्फ। तो 111 एकदम इरेलेवेंट है, सर्कुलर ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। तो 100 के अंदर जो रिक्वेजिशन है उसका प्रोसीजर 111 में दिया हुआ है। फिर आता है 112 एंड 13, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 112 एंड 113 टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर इन द मीटिंग एंड रिप्रेजेंटेटर, जो आपका रिप्रेजेंटेटर है ऑफ कॉर्पोरेशन। तो अगर प्रेसिडेंट गवर्नर या कंपनी, प्रेसिडेंट गवर्नर या कोई कंपनी किसी कंपनी के शेयर होल्ड कर रखी है, प्रेसिडेंट गवर्नर या कोई कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उनकी जनरल मीटिंग है, तो भाई ये लोग खुद आएंगे कि हमारा कंपनी का प्रेसिडेंट घूम रहा है भाई साहब ऐसे इडली खा रहा है, जनरल मीटिंग चल रही है, अच्छा लगेगा क्या? ऑफ कोर्स नहीं लगेगा। सो प्रेसिडेंट गवर्नर या कोई कंपनी तो खुद अटेंड ही नहीं कर सकती है, ये तीन ऑफ कोर्स अपने ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे। उन ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे मेंबर इज पर्सनली प्रेजेंट, उनको प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा। तो इन 3 लोगों के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, दे विल बी लाइक मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, मीनिंग दे विल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉक्सी एज वेल, दे कैन स्पीक एट द मीटिंग एवरी राइट। जो प्रॉक्सी के रेस्ट्रिक्शन बताया था ना वो उनके पास नहीं, दे विल बी लाइक मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। किन के लिए? प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड कॉर्पोरेशन। यहां पे एक और खास बात बताऊं, अगर एक व्यक्ति मल्टीपल कंपनीज का प्रॉक्सी है, मान लो आई एम शुभम सुकलेचा, आई ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, दीज 3 आर होल्डिंग शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कंपनी जिसका एजीएम है, उसके शेयर होल्डर है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड। ये दोनों अपने प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं एंड ये दोनों अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकते हैं, और वो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट जैसा फीचर, जैसी ताकत लेके जाएगा। इन तीनों ने मुझे अपॉइंट कर दिया, विल आई बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम और नॉट? यस, यही तो मैं पढ़ा रहा हूं। नॉर्मली प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, लेकिन गवर्नर, प्रेसिडेंट या कोई कंपनी ने अगर ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट किया है, दैट पर्सन विल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। और द ब्यूटी हियर इज, मैं कोरम में 3 काउंट किया जाऊंगा, बिकॉज मैं 3 कंपनीज का प्रॉक्सी, 3 कंपनीज का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूं। आई विल बी काउंटेड एज कोरम इन S3। सर तो फिर कभी कभी ये व्यक्ति मान लो 5 कंपनीज का प्रॉक्सी है, तो अकेला ही मीटिंग का भाई साहब पूरा का पूरा कोरम फॉर्म कर देगा? नहीं, फिजिकली कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, बट फिजिकली 2 होने चाहिए, बट काउंटिंग के टाइम पे इसको जितनी कंपनीज का ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनकर आ रहा है, उतनी कंपनीज को वहां पे काउंट किया जाएगा एज फॉर कोरम। तो मान लीजिए कंपनी के टोटल ही 800 मेंबर्स हैं, ठीक है, 800 मेंबर्स है, तो कोरम कितना हो गया? पब्लिक कंपनी जहां पे 1000 से कम मेंबर है, 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, वहां पे एक और व्यक्ति आया है और मैं आया हूं, आई एम ऑन बिहाफ ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 4 कंपनीज, वहां पे एक और व्यक्ति आया है, तो हम 5 लोग वहां पर हैं, कोरम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कोरम? 5 है, मैं 4 काउंट किया जाऊंगा और वो 1, हम 5 हो गए कोरम। बट मान लो मैं 6 कंपनीज का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया हूं, बट सामने कोई भी नहीं आया, मैं अकेला पहुंचा हूं, आई विल बी काउंटेड एज 6, बट फिजिकली 2 तो चाहिए ना, नहीं है, कोरम नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो एक व्यक्ति अगर कंपनी का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो जितने कंपनीज का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव उतना कोरम में काउंट होगा, बट फिजिकली 2 होने चाहिए। प्रेसिडेंट, गवर्नर को भी, ये जिसको ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करते हैं, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज प्रॉक्सी, उनको सारे राइट मिलते हैं एज मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। दैट इज 112 एंड 113। 112 टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर इन द मीटिंग, एंड 113 टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉर्पोरेशन। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट गवर्नर 112, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉर्पोरेशन 113। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कौन सेक्शन नंबर के साथ लिखेगा, कौन इसको सेक्शन नंबर के साथ लिखेगा, हाय एग्जामिनर दीवाना हो जाएगा, सेक्शन नंबर के साथ लिख कराएंगे। सो 112 टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, 113 टॉक्स अबाउट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉर्पोरेशन। ब्यूटीफुल। फिर आते हैं 114, 115, ये 2 हैं, बस उसके बाद में लाइटर नोट पे आ जाएगा, खत्म होने वाला है। अरे हाय, मतलब इट विल बी लाइक एन अचीवमेंट, इतने कंप्रेस तरीके से अगर आप सारे सेक्शन रिवाइज कर पाते हैं तो इट विल बी वंडरफुल। 114 पे आता हूं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अंडरस्टैंड, 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, सबको पता है, इट्स अ वेरी बेसिक सेक्शन। 114 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, इन दोनों की कंडीशंस होती है। ऑर्डिनरी की 2 कंडीशन है, स्पेशल की 3 कंडीशन है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में ऑर्डिनरी को 51 बोलते हैं और स्पेशल को 75 बोलते हैं। ये मतलब रेगुलरली ऐसे बोलना ठीक है, बट इसको लिखना गलत है। 51 और 75 सही तरीका नहीं है उसको बोलने का, ये गलत है, इससे गलत इंटरप्रिटेशन दिमाग में डेवलप होता है। तो फोकस करना अच्छे से, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कंडीशंस फॉर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की 2 कंडीशन है, पहला नोटिस हैज टू बी ड्यूली गिवन, स्पेशल में भी आता है नोटिस हैज टू बी ड्यूली गिवन।
क्लियर है? दोनों के अंदर एक एक कंडीशन हो गई कि व्हेन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन विल बी सेड टू बी ड्यूली पास, व्हेन स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी सेड टू बी ड्यूली पास। फर्स्ट कंडीशन, नोटिस हैज टू बी ड्यूली गिवन, कि जनरल मीटिंग का 21 क्लियर डेज का नोटिस ड्यूली दिया। सेकंड, फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन इन द नोटिस इट हैज टू बी रिटन कि इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है। इंटेंशन दैट द रेजोल्यूशन इज स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी स्पेसिफाइड, तो इंटेंशन शुड बी क्लियर दैट द रेजोल्यूशन इज स्पेशल रेजोल्यूशन। तो आप समझो दो कंडीशन हो गई स्पेशल की, नोटिस मस्ट बी ड्यूली गिवन एंड इंटेंशन शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड दैट द रेजोल्यूशन इज स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी की एक ही कंडीशन है और नोटिस मस्ट बी ड्यूली गिवन। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन कंपनीज एक्ट सेज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास, व्हाट डज इट मीन? इट मींस votes casted in favor should be more than votes casted against the resolution. एक रेजोल्यूशन के लिए votes casted in favor should be more than vote casted against the resolution, तब ordinary resolution is said to be passed. For special, votes casted in favor to be 3 times of vote casted against, that is special resolution. Understand very carefully. इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल आ जाएगा तो बहुत बच्चे उड़ जाएंगे, फोकस करना अच्छे से। Ordinary resolution, votes casted in favor should be more than votes casted against the resolution. Special resolution, vote casted in favor should be 3 times of vote casted against the resolution. इसका अंदर मतलब समझिए खास, एक कंपनी टोटल 100 शेयर होल्डर्स हैं, तो आपका दिमाग आपको क्या कहता है 51% ऑर्डिनरी के लिए, मतलब 51 लोगों को फेवर में वोट करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा। एक कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं, 75 लोग अगर फेवर में वोट करेंगे तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा। ऐसा नहीं होता है, जो लोग मीटिंग में अटेंड नहीं किए तो इररिलेवेंट है। मान लो एक कंपनी के 100 शेयर होल्डर है, उसमें से 30 मीटिंग में आए ही नहीं, तो मीटिंग में कितने आए? 70। जो मीटिंग में आए उनमें से भी 20 लोगों ने वोट ही नहीं किया, तो वोट कितने किया? 50 में। इसमें आप देखेंगे कितने फेवर ने कितने में अगेंस्ट में। मान लो इन 50 में से 30 इज इन फेवर एंड 20 आर अगेंस्ट, स्टिल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सेट टू बी पास, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया बिकॉज वोट्स कास्टेड इन फेवर आर मोर देन वोट्स कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। जो मीटिंग आए नहीं इग्नोर, जो आए और वोट नहीं किया इग्नोर। Vote casted in favor should be more than vote casted against the resolution. That is how you have to read ordinary resolution. Special में भी ऐसा ही है, vote cast in favor should be 3 times. So same समझो, कंपनी के 100 शेयर होल्डर हैं, उसमें से 20 आए ही नहीं, इग्नोर करो 80 आए, 80 में से भाई साहब 15 ने वोट ही नहीं किया, तो कितने बच गए हमारे? अब बच गए हमारे 65। अब 65 में से मान लीजिए ऐसा हुआ है 20 पीपल हैव वोटेड अगेंस्ट एंड बचे कितने? 45 have voted in favor. तो क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है? क्या नहीं हुआ। Why? वोट जितने अगेंस्ट है उसका 3 टाइम्स, तो वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी 3 टाइम्स ऑफ वोट कास्टेड अगेंस्ट। तो अगेंस्ट में कितने? 20, उसका इंटू 3, 60 वोट्स आर रिक्वायर्ड इन फेवर और सिर्फ 45 आए। नहीं यार, ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। थोड़ा सा फिगर चेंज करता हूं आपके लिए। कंपनी के टोटल 100 मेंबर्स थे, उसमें से 80 हैं वो मीटिंग में, 20 तो आई नहीं है। इनमें से 20 वोट नहीं किया, 60 वोट कर रहे हैं, 60 में से 10 है वोटेड अगेंस्ट एंड 50 है वोटेड इन फेवर। क्या और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है? यस हो गया है। वोट कास्टेड इन फेवर शुड बी 3 टाइम्स देन वोट कास्टेड अगेंस्ट। अगेंस्ट कितने हैं? 10, उसका 3 टाइम्स कितना होगा? 30 बाय वोट कास्टेड इन फेवर आर 50 ना, बहुत बढ़िया चलेगा। तो आपके दिमाग में कि 75% 75 लोग चाहिए, नहीं नहीं, देखो 50 से भी स्पेशल रेजोल्यूशन हो गया। सो द रूल इज नॉट टोटल का, जितने लोग मीटिंग में नहीं आए इग्नोर, मीटिंग में आके वोट नहीं किया इग्नोर। Vote casted in favor should be more than vote casted against the resolution for ordinary resolution. Vote casted in favor should be 3 times of vote casted against the resolution for special resolution. तो ये है 114 ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी की 2 कंडीशन है, नोटिस मस्ट बी ड्यूली गिवन एंड वोट्स कास्टेड इन फेवर शुड बी मोर देन वोट कास्टेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। एंड फॉर स्पेशल रेजोल्यूशन देयर आर 3 कंडीशन। पहला, नोटिस मस्ट बी ड्यूली गिवन, intention that the resolution is special has to be clearly specified and vote casted in favor should be 3 times of vote casted against the resolution. क्लियर है? सेक्शन 114। इसके बाद में आपका आखिरी अच्छा सेक्शन आता है 115। उसका तो लाइफ बहुत आसान होने वाली है। उसके बाद ये सारे सेक्शंस इजी वाले मिसलिनियस सेक्शंस हैं और ये आता है आपका आखिरी 115 है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। हमने डायरेक्टर्स के सेक्शन में भी इसका रेफरेंस देखा था, ऑडिटर के सेक्शन में भी इसका रेफरेंस देखा था कि भाई साहब किसी ऑडिटर को रिमूव करना चाह रहे हो 115 का नोटिस चाहिए, किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाह रहे हो 115 का नोटिस चाहिए। तो भाई साहब वही सेक्शन है 115, सेक्शन 115 रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। अगर कभी भी कोई मेंबर को मस्ती है तो वो स्पेशल नोटिस दे सकता है कंपनी को। स्पेशल नोटिस अच्छी तरीके से 2 चीजों के लिए होता है, 1 इज फॉर अपॉइंटिंग एनी अदर पर्सन एज डायरेक्टर इंस्टेड ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर और अपॉइंटिंग समवन एल्स एज ऑडिटर या फिर रिमूविंग एन ऑडिटर। तो ये प्रैक्टिकली रिमूवल के लिए काम जाता है, डायरेक्टर और ऑडिटर। सिर्फ इन 2 केसेस में स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है। स्पेशल नोटिस कैन बी गिवन अंडर 115 ओनली फॉर डायरेक्टर एंड
ऑडिटर कि इनको रिमूव करके किसी और को अपॉइंट करें या फिर इनको रिमूव करो, तो स्पेशल नोटिस दिया जा सकता है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सम अदर पर्सन एज डायरेक्टर और ऑडिटर और फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर। तो एग्जिस्टिंग को रिमूव करने के लिए 115 का नोटिस आता है। मेंबर कैन गिव 115 का नोटिस। अब मेंबर कितने, कौन मेंबर दे सकता है? होल्डिंग 1% ऑफ वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल। भाई साहब, ये जनरल मीटिंग का जो लेजिस्लेटर था ना, उसने सोचा था कि स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद कर दूंगा। 3 जगह लिमिट आई है। सबसे पहले आया ईजीएम के लिए कौन रिक्विजिशन कर सकता है, हु कैन रिक्विजिशन फॉर ईजीएम। सेकंड हमने पढ़ा पोल कौन डिमांड कर सकता है। थर्ड यहां पे पढ़ रहे हैं 115 का स्पेशल नोटिस कौन देता है। उन्होंने पूरा घिचड़ी कर दिया। सबसे पहले था हु कैन गिव रिक्विजिशन फॉर ईजीएम, याद आ रहा है 10% वोटिंग राइट। 10% वोटिंग राइट तो आप रिक्विजिशन दे सकते हो। हु कैन डिमांड पोल 10% ऑफ वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल आप पोल डिमांड कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आया हु कैन गिव स्पेशल नोटिस, तो इन्होंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। 1% ऑफ वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल अगर आपके पास है तो ही आप स्पेशल नोटिस दे सकते हो। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो स्पेशल नोटिस देने के लिए 1% ऑफ वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल, 1% ऑफ वोटिंग राइट और 5 लाख पेड अप कैपिटल। I hope you understanding. तो सिंपल 115 resolution requiring special notice, 115 resolution requiring special notice. Member has to give a special notice to the company. Special notice कब देना है? 14 days before the meeting. 14 days before. I'll just check एक बार पोल और उसकी लिमिट। तो आप एक बार क्या करिएगा, पोल की लिमिट चेक करिएगा, ठीक है ना। पोल कितने लोग दे सकते हैं उसकी लिमिट एक बार अच्छे से क्रॉस चेक करिएगा और साथ में इन तीनों की लिमिट्स एक बार अच्छे से सेपरेटली पढ़िएगा, ठीक है ना, क्रॉस चेक करके। चलो, मेंबर्स can give a special notice to the company. Members can give a special notice to the company. Easy. Members can give a special notice to the company. Special notice कब देना होता है? 2 ऑब्जेक्टिव के लिए देना है, बता दिया। It has to be given 14 days before the meeting and not earlier than 3 months before the meeting. मीटिंग के 14 डेज पहले दो और 3 महीने पहले नहीं दे सकते। तो 14 डेज बिफोर द मीटिंग बट नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स बिफोर द मीटिंग। कंपनी को जैसे ही नोटिस मिलता है, कंपनी हैज टू गिव दिस नोटिस टू ऑल द मेंबर्स कि भाई स्पेशल नोटिस है, सारे मेंबर्स को दो। ये सारे मेंबर्स को दिया जाता है 7 डेज बिफोर द मीटिंग। या आप इंडिविजुअली नोटिस से भी दे सकते हो और वो इम्प्रैक्टिकल है तो न्यूज़पेपर में दे दो, 1 इंग्लिश और 1 वर्नाक्युलर। दैट इज 115 रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। कभी भी शेयर होल्डर को मस्ती है कि नहीं यार इन डायरेक्टर को निकालो, इन ऑडिटर को निकालो, तो शेयर होल्डर्स कैन गिव स्पेशल नोटिस। क्या उनके स्पेशल नोटिस देने से डायरेक्टर ऑडिटर निकल जाते हैं? जी नहीं। स्पेशल नोटिस देने से इतना सा होता है दैट एट द जनरल मीटिंग दिस थिंग विल बी डिस्कस्ड। कि हमारे 1% वोटिंग राइट वाले लोग बोल रहे हैं तो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एट द जनरल मीटिंग एटलीस्ट दिस विल बी डिस्कस्ड। बस ये होता है। अब अगर जनरल मीटिंग में मेजॉरिटी ने जो डिसीजन लिया वो फाइनल है। तो 115 रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। और यहां पे आपकी पूरी मेहनत कंप्लीट होती है। 116 से 8 सुनो, कोई हिलना मत अभी। इतनी मेहनत की है और इतनी मेहनत करने के बाद इसमें से क्वेश्चन आ गया तो देखो पूरा चैप्टर कंप्लीट करो। बेरैक का चैप्टर 122 तक जाता है, बहुत इजी है ये। सेक्शन नंबर 116 टू 122 मिसलेनियस सेक्शन है। 115 हो गया। 116 रेजोल्यूशन पास दैट एडजर्न मीटिंग। आपने पढ़ा होगा कि कोई रेजोल्यूशन अगर एडजर्न मीटिंग पे भी पास किया गया है, शैल बी डीम्ड टू बी पास ऑन द डेट इट वाज एक्चुअली पास। मतलब ऐसा नहीं है कि एडजर्न मीटिंग में पास हुआ तो हम उसको मानेंगे कि वो मेन मीटिंग में पास हुआ था। नहीं, जो रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग के दिन पास हुआ है इट विल बी डीम्ड कि वो उसी पर्टिकुलर डेट पे ही पास हुआ है, नॉट एनी अर्लियर डेट। बिकॉज पीपल वर सेइंग कि एडजर्न मीटिंग पे रेजोल्यूशन उसको मेन मीटिंग का रेजोल्यूशन मानेंगे। नहीं, तो एडजर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हुआ है तो इट विल बी डीम्ड टू बी पास ऑन द सेम डेट ऑन विच इट इज एक्चुअली पास। तो मिनट्स में लिखा जाएगा कि एडजर्न मीटिंग की डेट कि इस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ है। ठीक है, नहीं भी बोलते तो हम यही मानते। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड। जो भी स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन है, ये एमजीटी 14 की बात कर रहे हैं। एमजीटी 14 आपने पढ़ा होगा कि पूरे कंपनीज एक्ट में जहां पे भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है वहां पे एमजीटी 14 पास किया फाइल किया जाता है। फॉर एवरी स्पेशल रेजोल्यूशन एमजीटी 14 हैज टू बी फाइल्ड। For a few ordinary resolution, MGT 14 has to be filed, and for a few board resolution also MGT 14 has to be filed. For example, appointment of CS. Appointment of CS is a board resolution का power. वहां पे भी MGT 14 फाइल होता है. For all the special resolution, MGT 14 has to be filed. For a few ordinary resolution, MGT 14 has to be filed, and for few board resolution, MGT 14 has to be filed. तो उसकी बात कर रहे हैं. Section 117. Resolution and agreement to be filed. तो specified resolution and agreement to be filed to ROC within 30 days in MGT 14. Specified जो भी है वो MGT 14 में फाइल किए जाएंगे within 30 days. फिर आता है 118 minutes of general meeting, board meeting and etc. 118 भी आपको याद होना चाहिए. This is minutes for general meeting, board meeting. Minutes पे सेक्शन एग्जाम में आता रहता है, आपने पढ़ाई होगा. सेक्शन ध्यान रखना है 118, 118, 118. तो मिसलेनियस में एक ही सेक्शन है जो शायद आप एग्जाम में कोट भी कर पाओगे. That is 118 minutes of general meeting, board meeting etc. Minutes of all the meeting to be prepared and kept within 30 days. तो इसके पूरे प्रोविजन तो ठीक है, लेकिन आपको 30 डेज के अंदर प्रिपेयर और कीप करके रखना है. एंड 118 एग्जाम में मिनट्स पे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है, बहुत कुछ है कि उसको लूजली फॉर्म में रख सकते हैं, पीरियडिकली बाउंड करना होता है. चेयरमैन हैज टू साइन, चेयरमैन को अपना हर एक पेज पे इनिशियल देना होता है. चेयरमैन हैज अ डिस्क्रिशन कि वहां पे कोई भी ऐसा मैटर है विच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो वो उसको वहां से निकाल सकता है. सब जो प्रोविजन है मिनट्स के 118 सेक्शन नंबर याद होना चाहिए. ठीक है,
देन 109 इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स, कि भाई मिनट्स को इंस्पेक्ट कौन कर सकता है? मेंबर कैन इंस्पेक्ट फॉर फ्री, मेंबर्स कैन गेट कॉपीज एट अ फी, ठीक है, मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट फॉर फ्री, दे कैन गेट कॉपीज फॉर अ फी। 120 मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कि जो मिनट्स रिकॉर्ड ये सब आप बना रहे हो सब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हो। 120 बस खत्म। 121 रिपोर्ट ऑन एजीएम, लिस्टेड कंपनीज को हर ईयर एंड के बाद एक रिपोर्ट, हर एजीएम के बाद रिपोर्ट ऑफ एजीएम देनी कि एजीएम ड्यूली कन्वीन हुई, ड्यूली कंडक्ट हुई है, सब कुछ। तो एक रिपोर्ट ऑन एजीएम हर एक लिस्टेड कंपनी को आरओसी को देनी है, ठीक है, ओनली फॉर लिस्टेड कंपनीज। एंड 112 एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर टू ओपीसी, कि भाई साहब ओपीसी के ऊपर क्या चैप्टर अप्लाई करता है? ओपीसी एजीएम करेगा क्या? हाँ भाई साहब, मैं अकेला मेंबर हूं, मैं इकट्ठा हो गया, एजीएम हो गया, तो ओपीसी ऑफ कोर्स एजीएम नहीं कर सकता है। सो इस चैप्टर के अंदर एजीएम के प्रोविजन ओपीसी पे अप्लाई नहीं करते, लेकिन ओपीसी को भी मिनट्स बना के रखने होते हैं, मिनट्स बुक, ताकि जो भी चीज के लिए कंपनीज एक्ट में कहा है ना कि इसके लिए ऑर्डर रेजोल्यूशन पास करो, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, वो क्या करता है, वो व्यक्ति डिसाइड करके उसको मिनट्स में लिख देता है दैट वी हैव टेकन दिस डिसीजन। So the chapter does not entirely apply to OPC because any OPC is not required to conduct AGM EGM. तो जो भी डिसीजन वो लेते हैं ऑर्डिनरी या स्पेशल बोलेंगे तो वो अकेले को ही लेना है, इट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स। तो एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर टू OPC, AGM is not required, ordinary special resolution as required to be just mentioned in minutes book as passed। ये हुआ 122। Can we believe that we have completed the entire section series of 88 to 122 in this short span of time, and that was the objective। क्या बात है यारो, चलो यारो, तो मैं आशा करता हूं बस आप लोग बने हुए हैं तो आप खुद के पीठ पे से थपथपा दो अगर आप शुरू से लेकर एंड तक बनेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दैट इज द बिटर ट्रूथ। अभी मैं यहां पे डिस्कस करूंगा सेक्शन, दैट इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट इन अ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एवरी स्टूडेंट डज नॉट क्लियर। व्हेन वी सी ना, हमें लगता है ना कुछ स्टूडेंट यार ये सही मजे कर रहे हैं, कोई आ रहे हैं जा रहे हैं अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, डिसिप्लिन कुछ है ही नहीं। आप ये समझो, डज एवरी स्टूडेंट क्लियर द एग्जामिनेशन? प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करना इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज इट डज नॉट ओनली टेक्स योर हार्ड वर्क यार, इट टेक्स मतलब इतना सिंसियर एफर्ट देना पड़ता है, जो डेडिकेशन देना पड़ता है, जो अपना सब, जो अपने हाथ में सारी चीज सब छोड़ के यहाँ पे आना होता है, सब छोड़ के ये सब करना होता है, दैट टेक्स एफर्ट। एंड हूसोएवर यू सी टुडे ना, आज कोई भी व्यक्ति को आप देखते हो ना कि वो भाई साहब मान लीजिए व्यक्ति पढ़ा रहा है, वो प्रैक्टिस कर रहा है, सो द पर्सन हैज गॉन थ्रू दैट फेज जिसके अंदर उसने अपने जीवन की सब चीजों को छोड़ के, हर जो प्रोबेबली चीजें आपको इंटाइस करती है ना दैट यू कैन एंजॉय, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, एवरी पॉसिबल सच लग्जरी वाज लेफ्ट एंड दैट इज व्हाई द पर्सन हैज रीच्ड दैट। तो यही एक बिटर ट्रूथ है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन का, दैट इट इज नॉट जस्ट द स्मार्ट वर्क विच विल प्ले अ रोल, स्मार्ट वर्क तो करना ही है, मतलब दैट इज प्रिज्यूम्ड, बट साथ में आपने जो एक सिंसेरिटी दिखानी पड़ती, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ट्रस्ट मी, इवन हार्ड वर्किंग इज नॉट डिफिकल्ट, सिंसेरिटी इज डिफिकल्ट, कंसिस्टेंसी इज डिफिकल्ट, एंड दैट्स वेयर मेजॉरिटी लैक्स। वहां पे आप लोग लैक कर जाते हैं, वहां पे आप लोग लैक कर जाते हैं। आप देखो ना कि एक डिसिप्लिन, जो एक सिंसेरिटी कंसिस्टेंसी थी वो आप में नहीं होता है, कभी करा कभी नहीं करा। आप बच्चों देखो, जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हो, शुरुआत जब आप प्लान बनाते हो, शुरुआत के 2-3 दिन धताधत पढ़ाई करते हो और फिर वापस जुस, then the purpose is defeated, and only those students who can take consistent efforts from beginning to the end, they kill it। and I'll tell you, from teachers out of teacher, तो आपको हर चीज बेस्ट देने की कोशिश करेगा ही ना, हर टीचर कोशिश करेगा कि आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करे। तो रेगुलर बैच, हमने रेगुलर बैच कंपनी लोग का 160 आवर्स 170 आवर्स का पढ़ा है, ठीक है ना, तो सब कुछ डेप्थ में कवर किया, फिर भी आई वांटेड कि सेक्शन सीरीज होता कि आपको और एक एक्स्ट्रा एज मिले, कुछ और कुछ और कुछ और कुछ ना कुछ और मैं प्लान करता रहूंगा। सो द पॉइंट हियर इज ऑफ कोर्स टीचर का टाइम रेस्ट्रेन रहता है, बट एक कंसिस्टेंट टीचर के दिमाग कुछ और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, ऑफ कोर्स और भी रिस्पांसिबिलिटीज होती है और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर तरफ टीचर कोशिश करता रहता है कि वो बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे आगे बढ़े। आपके एंड से आप कहां लैक कर जाते हो मैं आपको बताता हूं ना, आपको शुरुआत में लगता है कि हम सब कुछ करेंगे, एंड देन आफ्टर आप धीरे धीरे एफर्ट्स को कम करते रहते हो, एंड दैट इज द रीजन दैट द पासिंग परसेंटेज इज नेवर ऐसा 30, 40, 50%। The passing percentage somewhere ends up around 10-15%, 10% के आसपास पासिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो वो क्यों आता है? बिकॉज कंसिस्टेंसी की कमी। आप देखो ना, ये सेशन की बात कर लो तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति को पूरा पेशेंस चाहिए, पूरा बैठने के लिए पेशेंस चाहिए। बीच में आप सोचना, अभी घर में बैठ के लेक्चर देख रहे हो तो आपको कितने बीच में बैरियर आए होंगे, अरे यार कोई दोस्त का फोन आ गया, घर वाले ने कुछ कह दिया, मन नहीं हो रहा है, बाहर वॉक पे जाना है, इंस्टाग्राम चेक करना है अपन को। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कितने हर्डल्स, कितने बैरियर हैं। तो उसमें जो स्टूडेंट सिंसियरली उन सब चीजों को छोड़कर पढ़ाई पे फोकस कर, दीज आर द किड्स हु आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन, दीज आर द किड्स हु आर गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन। सो कोशिश करिए कि अपने एफर्ट्स को बहुत कंसिस्टेंट रखो, कंसिस्टेंसी इज द की। एंड आई एम टेलिंग यू, नो टीचर्स लेक्चर में ऐसा नहीं कि मेरे लेक्चर पढ़ लो बस पास हो, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई कह रहा है तो गलत है। हाँ, मैं पढ़ाऊंगा बेहतरीन,
बट एट द एंड ऑफ द डे बच्चा उसको पढ़ी सामने लैपटॉप पे लेके बैठा है, नहीं देखना। आप फेस टू फेस क्लास में आ जाओगे तो मेरी जिम्मेदारी रहती है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आप घर पे पढ़ रहे हैं ना, तो कोई आप अगर सामने लेक्चर ओपन करके और इधर आप दोस्त से बातें कर रहे हैं, मोबाइल पे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, देन देयर इज नथिंग आई एम नॉट अगेंस्ट इंस्टाग्राम, आई लव द कंसेप्ट, ओके, आई एम अ फैन, भाई क्या ब्रिलियंट आइडिया इंस्टाग्राम का यार। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एनीथिंग जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और वहां डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एंड दैट्स वेयर वी सी द रिजल्ट फॉलोइंग। सो यू हैव टू इंश्योर दैट आई हैव गिवन माय एकदम स्वेट एंड ब्लड इन दिस सीरीज के भाई साहब, मैं बहुत समय से चाहता था, इट्स बीन आई गेस 2 years आई वांटेड कि मैं ऐसी सेक्शन सीरीज लेकर आऊं कंपनी लॉ के लिए, बट समय परमिट नहीं करता। अब आप बच्चे भी चाहेंगे, मैं भी चाहूंगा कि मैं सारे सेक्शंस का कर लूं, इट इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, ठीक है ना। तो एक टाइम रेस्ट्रिक्शन के कारण सिर्फ जो मुझे की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज लगती है मैं उसको करने की कोशिश करता हूं। आई होप दैट ये सच में आपके लिए फ्रूटफुल रही है। और मेरा जो एक मैसेज रहेगा ना टुवर्ड्स द एंड, सेक्शन सीरीज एंड होती है, तो जो टुवर्ड्स द एंड मेरा आपको सेशन एक मैसेज रहेगा ना, वो यही रहेगा दैट यारो जी जान से कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करते रहो। अगर कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स करते रहना, दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। सो इट इज ओनली यू हु कैन डिसाइड थिंग्स अप। तो आपने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना है, एंड आई अंडरस्टैंड थिंग्स कुड बी डिफिकल्ट एट टाइम्स, देयर कुड बी रेस्ट्रिक्शन, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स, बट ऑलवेज एंश्योर। आपको लगता है ना कि सामने वाला व्यक्ति और ये तो बहुत भारी, भाई साहब उसने अपने पार्ट का स्ट्रगल देख के वहां पे पहुंचा है। हर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, आप जिसको भी अपने घर के आसपास अपने भाई बहन कजिन टीचर किसी को भी देखते होंगे ना, यार ये बहुत भारी है, वो अपने पार्ट का स्ट्रगल करके वहां पहुंचा है। तो हर एक के लाइफ में आपका वो पार्ट ऑफ स्ट्रगल आपको करना ही है, करना ही। डोंट डायरेक्टली सी द डायमंड, सी व्हाट द पर्सन हैज गॉन थ्रू टू अचीव दैट ना। तो आप ध्यान, किसी को भी दिखाओ अपने आसपास, किसी कजिन को देखते हो ना कि यार बहुत भारी है, क्या लाइफ है, तो आप समझो उस व्यक्ति ने वहां पहुंचने के लिए जो स्ट्रगल किया। हो सकता है लाइफ इज ऑफ कोर्स नॉट फेयर, किसी व्यक्ति को कम किसी व्यक्ति को ज्यादा स्ट्रगल देता है, हर एक की घर की परिस्थितियां अलग होती है, बट ट्रस्ट मी एट द एंड इट इज ऑल वर्थ इट। एक्सक्यूजेस करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको वहां पे पहुंचना है तो भाई साहब जी जान से मेहनत करनी ही होगी, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, नो अमाउंट ऑफ स्मार्ट वर्क कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। तो हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए, तो मेहनत करने में कमी मत रखो, जी जान लगा दो, ओके, एंड यार खूब आगे बढ़ो, ओके। चलो सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन सीरीज 88 to 122 किया हमने। सबसे पहले हमने यहां से 88 से 95 पढ़ा था, फिर 96 से 100 पढ़ा था, फिर हमने 101 से लेके 115 तक किया, और उसके बाद में ये आ गए मिसलेनियस के। सुना मेरी बात को बहुत अच्छे से, मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कौन कौन से सेक्शंस आपको कंपल्सरीली याद होने चाहिए। सबसे पहले 96 100, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हो, मेरा कहना है तो आप सारी याद कर लेना। 96 97 98 99 100 तो बहुत ईजी ना। 96 EGM, 96 EGM, 100 AGM, 96 97 tribunal's power to conduct AGM, 98 tribunal's power to conduct EGM अदर मीटिंग, 99 पनिशमेंट। तो ये तो वैसे भी आपको सारे याद हो जाएंगे, 97 98 99 भी। ये मैं ब्लू सर्कल मतलब याद हो तो अच्छा, अभी आप कुछ सर्कल मत करो, एंड में करना। ब्लू सर्कल मतलब याद हो तो अच्छा, बट याद हो जाएंगे। रेड सर्कल मतलब अनिवार्य है। फिर आते हैं 2 और रेड सर्कल फर्स्ट सेट के अंदर, 88 एंड 92, ये दोनों इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए। रजिस्टर ऑफ मेंबर, और 92 आता है क्या, एनुअल रिटर्न। फिर आप देखोगे इसके आसपास ही घूम रहे थे, 93 तो ओमिट हो चुका है, 94 95 क्या कहता है, यही रजिस्टर 88 का और 92 का एनुअल रिटर्न को हम कहां रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में 95 कहता है कि भाई साहब वो जो है ना प्राइमा फेसी एविडेंस है, तो ये उनके सपोर्टिंग प्रोविजन है ना वैसे भी, तो आप बहुत इजीली उनको याद रख पाओगे। 93 तो ओमिट हो चुका है, 94 95 बहुत इजीली आप याद रख पाओगे, ठीक है, एकदम क्लियर हम लोग। उसके बाद में 91 क्लोज ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी इजी होगा। 89 90 आप एक बार पढ़ लोगे फिर आपको इजी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूं कि आपको कौन सा कंफर्टेबली याद हो। आपको 110 याद होना चाहिए, आपको 115 कंपल्सरीली याद होना चाहिए, 108 याद होना चाहिए, 118 याद होना चाहिए। बस ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं ये आपको कंपल्सरीली याद होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपको अच्छा लगता है तो भाई साहब फिर आप ये भी सारे याद कर सकते हो, ये भी अगर आपके लिए पॉसिबल है तो याद कर लो, ठीक है ना। 101 102 103, लेकिन आपने ये जो बचे हुए ना ये तो आपको कंपल्सरीली याद होने चाहिए। अब आप चाहो तो सर्कल मार्क कर लो जो मैंने सर्कल किया। सेक्शन 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपल्सरी याद होना चाहिए, 88 रजिस्टर ऑफ मेंबर, 92 एनुअल रिटर्न, 91 क्लोज ऑफ रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद में 93 तो ओमिट हो चुका है, 94 95 कि यार ये जो रजिस्टर ऑफ मेंबर एनुअल रिटर्न है ये कहां रखना है, where it is to be kept, 95 it is prima facie evidence, 96 compulsory AGM, 96 annual general meeting, 97 tribunal's power to conduct AGM, 98 tribunal's power to conduct any other meeting, 99 punishment, 100 EGM कंपल्सरी याद होने चाहिए सारे।
उसके बाद 101 से 107 याद किया तो अच्छा चलेगा। 108 वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस याद होना चाहिए। 110 पोस्टल बैलेट याद होना चाहिए। पोस्टल बैलेट का कांसेप्ट बड़ी कम इंपॉर्टेंट हो चुका है, बट एग्जाम में कहीं ना कहीं सेक्शन आपको मेंशन करने का मौका जरूर मिल जाएगा। उसके बाद में 115 ये तो आपको मौका मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, स्पेशल नोटिस वाला, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस 115 एंड 118 टॉक्स अबाउट मिनट्स। ये सारे सेक्शंस आपको बेयर मिनिमम याद होने चाहिए। I hope you're all with me, and I hope you have thoroughly enjoyed the session. And thank you so much for the love you shared. And I'm really sorry for those students जिनको थोड़ा सा trouble हुआ, that because the lectures were made private, but you yourself see, जब पहले 1 week के अंदर lectures पूरे privately अच्छे से चल रहे थे, you see the discipline and the amount of students structurally attending. And thereafter when we make it public, then generally एक discipline नहीं रहता. So the intention was just discipline, but I'm really sorry अगर उससे किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हो. हमारा intention उन lectures को लेक्चर लेने के बाद प्राइवेट करने का एक ही रहता है, दैट आप बच्चों के लिए एक डिसिप्लिन तरीके से अटेंड कर लो। बिकॉज हमने हमारे एक्सपीरियंस में ये देखा है दैट स्टूडेंट सोचता है कर लूंगा और वो करता ही नहीं है कभी। बहुत सारी ऐसी चीजें ना, आप सोचो ना, आपने जब पढ़ाई शुरू की थी कितनी चीजों के लिए आपने ऐसा सोचा होगा कर लूंगा, उनको कभी किया ही नहीं। तो बस उन चीजों से सीखते हुए हमने रूल बनाया था। बट ऑफकोर्स जब भी कोई रूल बनता है तो वो एक 1% स्टूडेंट्स के लिए हार्श हो जाता है जो कि जेन्युइनली करना चाहते हैं। तो वी आर रियली सॉरी टू देम, बट वी होप दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर मेजॉरिटी, फॉर एवरीवन। ओके, एंड इवेंचुअली द लेक्चर्स आर गोइंग टू गो पब्लिक। यार ये तो कोई दो राय नहीं, हम आप ही के लिए ले रहे हैं तो हम इसको प्राइवेट रख के क्या करेंगे। तो इवेंचुअली द लेक्चर्स आर गोइंग टू गो पब्लिक। एंश्योर दैट उसके बाद में जब ये पब्लिक हो जाते हैं उसके बाद आप इसको मजे से खूब बार अच्छे से देख के रिवाइज करो, एंड आपके लिए एग्जाम में बहुत फ्रूटफुल हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस फॉर द एंटायर सीरीज। थैंक यू सो वेरी मच। आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट वन थिंग, दैट एक ऐसी चीज है जो कि एक टीचर को सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, एंड दैट इज द फीडबैक। आई वुड रियली बी एक्सपेक्टिंग सम नाइस फीडबैक्स फ्रॉम यू पीपल कि आपको क्या लगता है कि भाई साहब आपके लिए कितने फ्रूटफुल है। तो प्लीज डू राइट अस योर फीडबैक, दैट विल बी रियली वंडरफुल। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस। आई विल लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू फॉर समथिंग एल्स। आई सर्टेनली ट्राई, जब मुझे समय परमिट करता है मैं आप बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लाता रहूं। आई विल सी यू पीपल सून। थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस। बाय बाय।